मैं इसहाक कोलमन हूं। मेरी उम्र 70 साल है और मैंने अभी अभी अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार किया है। लेकिन उसके शव पर मिट्टी भी नहीं गिरी थी कि मेरी बहू प्रिया ने मुझे 30 दिन में घर खाली करने का आदेश दे दिया। ये वही घर है जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। उसने मुझे एक टूटा हुआ, दिल टूटे बूढ़े की तरह समझा। उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। मैंने बस मुस्कुराया, एक छोटा सा मछली पकड़ने का बैग पैक किया और निकल पड़ा। उसे मुझे कम आंकना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगली सुबह उसने रियल्टर नहीं बुलाया, उसने हैदराबाद पुलिस को बुलाया। मैं आपको बताता हूं कि मैंने उसकी झूठी कहानी को कैसे उजागर किया। पहले आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि न्याय हमेशा मिलना चाहिए, चाहे कितना भी समय लगे, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मल्लिकार्जुन श्मशान में ठंडी नवंबर की हवा ने मेरे पतले सूट को भेद दिया, लेकिन यह मेरे दिल की बर्फ के मुकाबले कुछ नहीं था। मैंने चमकती हुई लकड़ी के शव पर नजर डाली जब उसे लाल तेलंगाना की मिट्टी में उतारा जा रहा था। आकाश, मेरा बेटा, 42 साल का, अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे हाथ थरथरा रहे थे। 42? एक स्वस्थ 42 वर्षीय आदमी अचानक कैसे मर सकता है? रिपोर्ट में कहा गया कि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आकाश एक मैकेनिक था, बहुत अच्छा। उसके हाथ मजबूत थे, जो कुछ भी ठीक कर सकते थे। उसने सिर्फ 3 हफ्ते पहले मेरी गाड़ी का तेल बदला था। हंसते हुए जब उसने इंजन का ब्लॉक उठाया था, जैसे कि यह कुछ नहीं था। उसका दिल कमजोर नहीं था। उसका दिल सबसे मजबूत था जिसे मैंने कभी जाना। मेरे चारों ओर मेरे समुदाय के लोग, जो पिछले 50 साल से मेरे साथ थे, वे मेरे साथ रो रहे थे। डीकन शर्मा ने मेरे कंधे पर भारी हाथ रखा। मेरी पड़ोसी श्रीमती अलका एक रूमाल में रो रही थीं। हम एक परिवार थे जो इस असंभव दुख को बांट रहे थे। और फिर वहां प्रिया थी, मेरी बहू। वह मेरे पास खड़ी थी, लेकिन वह लाखों मील दूर थी। उसने काले रंग की डिजाइनर ड्रेस पहनी थी, जो शवगृह के लिए बहुत ऊंची एड़ी की थी, और उसके चश्मे इतने बड़े थे कि उन्होंने उसका आधा चेहरा ढक लिया। वह नहीं रो रही थी। मैंने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। जब पादरी ने स्वर्ग जाने के बारे में बात की, प्रिया अपनी घड़ी देख रही थी, एक चिकनी महंगी स्मार्ट वॉच। मैंने देखा कि उसका अंगूठा स्क्रीन पर स्वाइप कर रहा था। फिर वह चुपचाप उसे लॉक करके नीचे रख दिया, अधीरता से। पादरी ने कहा, आमीन। मेरे दोस्तों ने मेरे पास आकर अंतिम शब्दों का सांत्वना देने का प्रयास किया। मैं रुकना चाहता था। मुझे अपने बेटे के साथ अकेले कुछ पल चाहिए थे, लेकिन इससे पहले कि मैं एक सांस भी ले पाता, प्रिया का हाथ मेरे हाथ पर कस गया। उसके नाखून, जो पूरी तरह से मैनिक्योर थे और रक्त लाल थे, मेरे आस्तीन में गड़ गए। बस बहुत हुआ इसहाक, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में दुहक नहीं था, वह तीखी और नाराज थी। चलो, हमारे मेहमान हैं। मैंने उसे देखा, वास्तव में उसे देखा। और पहली बार मैंने उस औरत को नहीं देखा जिसे मेरे बेटे ने प्यार किया था। मैंने एक अजनबी को देखा। गुलाबी बगिया बंगले में स्वागत एक धुंधला अनुभव था। मेरा घर, जो मैंने अपनी पूर्व पत्नी सेरेना के साथ बनाया था, वहां पकोड़े और बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी, जो मेरे पड़ोसियों ने लाए थे। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, आकाश के बारे में कहानियां साझा कर रहे थे। मैंने देखा कि वे मेंटल पर लगी तस्वीरों को देख रहे थे। मेरी और सेरेना की शादी के दिन की तस्वीर, आकाश की एक छोटी सी तस्वीर जब वह बेसबॉल यूनिफॉर्म में था और उसके दो सामने के दांत गायब थे। मैं अपने पुराने सोफे पर बैठा रहा, जिसमें सेरेना ने 10 साल पहले अंतिम सांस ली थी, और नम्ब महसूस कर रहा था। एक एक करके मेहमान चले गए। अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें कॉल करें, जय। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भाई कोलमन। अंततः घर शांत हो गया। सूरज अस्त हो रहा था, लिविंग रूम के फर्श पर लंबी परछाइयां डालते हुए। मैं थका हुआ था। मुझे सिर्फ अपने कमरे में जाकर अपनी यादों के साथ अकेले रहना था। प्रिया रसोई से आई। उसने अपनी काली शोक ड्रेस बदल दी थी। उसने जीन्स और तंग लाल स्वेटर पहना हुआ था। वह राहत महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो। चलो, उसने कहा, अपने हाथों को क्रॉस करते हुए। शो खत्म हो गया।
मैंने अपने दुख की धुंध से ऊपर देखा, जिससे उसके शब्द अजीब लग रहे थे। शो रोना, उसने कहा। उसकी आवाज सपाट थी। दुखी बूढ़े का नाटक। और ये खत्म हो गया। हमें बात करनी है। मैंने खड़े होने की कोशिश की। मेरे घुटने में दर्द हो रहा था। प्रिया, मैं अभी बात नहीं कर सकता। मैं थका हुआ हूं। मैंने अभी अभी अपने बेटे को दफनाया है। मुझे पता है, उसने कहा। मुझे तुम्हारी सुनने की जरूरत है। तुम्हें रोना बंद करना होगा। अपना सामान पैक करो और बाहर निकलो। ये शब्द मुझ पर किसी शारीरिक प्रहार से भी ज्यादा भारी पड़े। मेरी सांसें थम गईं। बाहर निकलो। हां, बाहर निकलो। मैंने सीधे खड़ा हुआ। सदमे ने मेरी थकान को काट दिया। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? ये मेरा घर है। मैंने यह घर सेरेना के साथ बनाया था। मैंने आकाश को इसी घर में बड़ा किया। प्रिया वास्तव में हंस पड़ी। ये एक ठंडी, तीखी आवाज थी जो इस शोक के घर में नहीं जानी चाहिए थी। नहीं इसहाक, अब नहीं। उसने रसोई की दराज की ओर बढ़ी। मेरी रसोई की दराज, जहां मैं वारंटी और स्पेयर चाबियां रखता था, और एक फोल्डर निकाला। उसने उसे मेरे सामने कॉफी टेबल पर फेंक दिया। आकाश ने इसे 6 हफ्ते पहले साइन किया था, उसने कहा पन्ने पर हल्का सा ठोकते हुए। ये एक क्विट क्लेम डीड है। उसने घर मेरे नाम कर दिया। मेरी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि मैं अपनी पढ़ने की चश्मा ठीक से नहीं लगा पा रहा था। मैंने कागजात उठाए। ये कानूनी शब्दावली थी, लेकिन मैंने लाइनों को देखा। ग्रांट आकाश कोलमन, ग्रांट प्रिया कोलमन, और नीचे एक हस्ताक्षर, आकाश का हस्ताक्षर। लेकिन यह गलत लग रहा था। यह कांप रहा था। ए बहुत गोल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने धीरे से कहा। उसने ऐसा क्यों किया? वह कभी ऐसा नहीं करता, प्रिया ने कहा, अपने नाखूनों की जांच करते हुए। वह कर्ज में था, गहरे कर्ज में। हमें एक अरेंड के लिए संपत्ति की जरूरत थी। घर ही उसकी एकमात्र मूल्यवान चीज थी जिसका मैं उपयोग कर सकती थी। यह झूठ था। यह सच नहीं था। मैं यह जानती थी जैसे मैं अपने नाम को जानती हूं। मैंने आकाश को 10 साल पहले उसके मैकेनिक की दुकान शुरू करने के लिए पैसे दिए थे। उसने मुझे 5 साल में ब्याज के साथ वापस कर दिए। वह दुकान सफल थी। आकाश पर किसी का भी कर्ज नहीं था। वह अपने पैसे के मामले में बहुत सावधान था, ठीक अपनी मां की तरह। वह कर्ज में नहीं था, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी। ओह कृपया, उसने हंसते हुए कहा। तुम उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम बस उस बूढ़े आदमी हो जिससे वह रविवार को दया से मिलता था। वह मुश्किल में था। मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे घर दिया। वह ऐसा नहीं करेगा, मैंने जोर दिया। कागज मेरे हाथ में कांप रहा था, बिना मुझसे बात किए। लेकिन उसने किया, प्रिया ने तेज आवाज में कहा। उसकी धैर्य अब खत्म हो चुका था, और अब वह मर चुका है जो मुझे एकमात्र मालिक बनाता है। और मैं इस कबाड़ को बेचने जा रही हूं। मुझे पैसे की जरूरत है। तुम्हारे पास 30 दिन है। 30 दिन? मैंने कहा। 30 दिन? उसने दोहराया, अपनी आवाज में एक भयानक फुसफुसाहट डालते हुए। अगर तुम तब तक बाहर नहीं निकलते तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें बाहर निकालवा दूंगी। क्या तुम समझते हो, बूढ़े आदमी? मैं बस उसे घूरता रहा। यह वह औरत थी जिसे मेरे बेटे ने प्यार किया था। यह वह औरत थी जिसे मैंने अपने घर में स्वागत किया था, जिसने मेरे साथ खाना खाया था। उसने मेरे बेटे को दफनाने के दिन तक इंतजार किया ताकि मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल सके। मैंने पेपर पर लिखे झूठे हस्ताक्षर को देखा। मैंने उसके कब्रिस्तान में घड़ी देखने के बारे में सोचा। मैंने आकाश के बारे में सोचा, जो स्वस्थ और मजबूत था, अचानक दिल के दौरे से मर गया। मैंने उसके द्वारा मुझे बताई गई झूठ के बारे में सोचा, और उसी क्षण मेरे अंदर कुछ बदल गया। गहन और बेताब दुख खत्म नहीं हुआ। यह ठोस हो गया। यह एक कोहरे से एक बर्फ के टुकड़े में बदल गया, ठंडा, कठोर और तेज। मेरी हाथों का कांपना बंद हो गया। मेरी पीठ सीधी हो गई। मैंने कागजों से ऊपर देखा और उसकी आंखों में देखा। वह मुझसे रोने, भीख मांगने, लड़ने की उम्मीद कर रही थी। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है प्रिया, उसने पूरी तरह से चौंक कर पलकें झपकाईं। वह इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। ठीक है, बस ऐसे ही। तुम लड़ने नहीं जा रहे हो, अगर यही कागज कहता है। मैंने कहा। मेरी आवाज खाली और सपाट थी। तो यही है। अच्छा,
उसने कहा, अपने पैरों पर फिर से संतुलन पाने की कोशिश करते हुए। वह राहत महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही उलझन में भी थी। तो 30 दिन। मैं चाहती हूं कि तुम अगले महीने की पहली तारीख तक बाहर निकल जाओ। मैंने सिर हिलाया। मुझे 30 दिन नहीं चाहिए। मैंने मुड़कर अपने कमरे की ओर चलना शुरू किया। वह मेरे पीछे आई। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी अलमारी की ओर बढ़ा। मैंने अपने चर्च के सूट और काम की शर्ट को पार किया। सबसे पीछे, एक पुरानी चादर के नीचे, जो सेरेना ने बनाई थी, एक छोटी पुरानी कैनवास डफेल बैग थी, जो मैं हमेशा अपने मछली पकड़ने के सफर के लिए पैक रखता था। मैंने उसे बाहर निकाला और बिस्तर पर रख दिया। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? ये क्या है? क्या तुम कहीं जाने की योजना बना रहे थे? मैंने बैग को झिप किया। ये पहले से ही कपड़ों के एक बदलाव, मेरी शेविंग किट और एक छोटी हार्ड बाउंड बही खाता से भरा था। मैं फिर से लिविंग रूम में चला गया। प्रिया, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी क्या किया है? मैं सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, उसने चिल्लाते हुए कहा, और पहली बार मैंने उसकी आवाज में घबराहट की एक झलक सुनी। तुम कहां जा रहे हो? तुम बस नहीं जा सकते। मुझे लोगों को क्या बताना है? मैंने दरवाजे पर रुककर नॉब पर हाथ रखते हुए पलटा। मैंने पीछे देखा। वो उस घर में खड़ी थी जिससे सेरेना और मैंने बनाया था, वह घर जिसे उसने अभी चुराया था। मैंने उसे एक छोटी दुखी मुस्कान दी। मुझे कुछ काम करना है। मैं बाहर बरामदे में ठंडी रात की हवा में निकला। मैंने दरवाजा पीछे बंद कर दिया। परिचित क्लिक सन्नाटे में गूंज रहा था। मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने पीछे की ओर डेडबॉल के खिसकने की आवाज सुनी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस फुटपाथ पर चला गया जिस पर मैं 50 साल से रह रहा था। मैंने बंद दरवाजे के पीछे प्रिया की हंसी सुनी, एक ऊंची विजयी आवाज। ठीक है, जाओ, अच्छा, विदाई। उसे लगा कि उसने जीत हासिल की है। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी टूट गया और हार गया है, रात में भटक रहा है। उसे यह नहीं पता था कि मैं भटक नहीं रहा था। मैं एक योजना की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा कि उसने एक छोटे से घर का वारिस बनाया है। उसे यह नहीं पता था कि उसने एक ऐसे आदमी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है जिसने आधे ब्लॉक का मालिकाना हक रखा था। पुलिस? तुरंत नहीं। मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करना था। लेकिन सोने से पहले मैंने एक फोन कॉल की। मैंने केंद्रा हेज, अपनी वकील, को फोन किया, जो पिछले 10 वर्षों से सेरेना कोलमन ट्रस्ट का प्रबंधन कर रही थी। मैंने उसे सब कुछ बताया। प्रिया ने जो कहा, फर्जी दस्तावेज, 30 दिन की धमकी। केंद्रा समय बर्बाद करने वाली महिला नहीं है। उसने कहा, सो जाओ इसहाक, सुबह मैं संभाल लूंगी। और उसने किया। प्रिया शायद मेरी बिस्तर में बेहतर सोई, वहां जहां मैं सेरेना के साथ सोया करता था। उसे उठकर ऐसा लग रहा होगा जैसे वह एक रानी हो। उसे शायद लगा कि मैं पार्क की बेंच पर या किसी शेल्टर में सो रहा हूं, एक टूटा फूटा आदमी जिसके पास जाने को कोई जगह नहीं। मैं उसे अपने घर में घूमते हुए देख सकता हूं, जैसे वह इसका मालिक हो, मेरी पत्नी की तस्वीरों को छूते हुए, नए फर्नीचर के लिए दीवारों का माप लेते हुए। उसने मेरे किचन में कॉफी बनाई। उसने सेरेना का पसंदीदा कप इस्तेमाल किया जिसमें छोटे नीले फूल थे, जो आकाश ने उसे एक मदर्स डे पर दिया था। वह उस मेज पर बैठी जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, अपने पैरों को उस कुर्सी पर रखकर बैठ गई जिस पर आकाश बैठता था, और उसने उस कॉल को किया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। मैं अब उसकी आवाज सुन सकता हूं, मीठी और व्यावसायिक। हाँ, नमस्ते। क्या यह हैदराबाद प्रीमियम रियल्टी है? मैं एक संपत्ति को तुरंत बेचना चाहती हूं। यह गुलाबी बगिया क्षेत्र में है, एक सुंदर पुरानी बंगला। हाँ, ये कल रात से खाली है। पिछले मालिक चले गए, बस ऐसे ही, जैसे मैं एक बेकार सामान था जिसे उसने आखिरकार फेंक दिया। वह शायद मुस्कुरा रही थी, मूल्य का अनुमान लगाते हुए, अपने बैंक खाते में पैसे आने की कल्पना करते हुए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये एक शिष्ट दस्तक नहीं थी। ये कोई पड़ोसी नहीं था जो संवेदना के साथ कुछ लाया हो। ये एक ऐसी दस्तक थी जो पूछती नहीं, मांगती है। 3 भारी ठोस थपकियां दरवाजे पर, जो आपके सीने में महसूस होती हैं। वह नाखुश थी, मुझे यकीन है। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, तैयार थी कि जो कोई भी उसकी विजय यात्रा में बाधा डाल रहा है, उसे डांटे,
उसने दरवाजा खोला। 2 हैदराबाद पुलिस अधिकारी मेरे बरामदे पर खड़े थे। अधिकारी तायर, एक लंबा भाई जिसे बहुत कुछ देखना पड़ा था, और अधिकारी ग्रांट, एक तेज तर्रार महिला जो हर चीज पर नजर रखती थी। वे मुस्कुरा नहीं रहे थे। मैडम, अधिकारी तायर ने कहा, उसकी आवाज गहरी, हम इसहाक कोलमन की तलाश कर रहे हैं। प्रिया की मुस्कान पूरी अहंकार थी। वह दरवाजे के चौखट के खिलाफ झुकी हुई थी। नए मालिक की बिल्कुल सही तस्वीर। वह यहां नहीं है। वह कल रात चले गए। मैं इस संपत्ति की नई मालिक हूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं, अधिकारियों? अधिकारी ग्रांट ने प्रिया के पीछे देखा। उसकी आंखें मेरे लिविंग रूम को स्कैन कर रही थीं। फिर उसने प्रिया की ओर देखा। नई मालिक, यह दिलचस्प है। प्रिया की मुस्कान तंग हो गई। उसे यह शब्द पसंद नहीं आया। क्या कोई समस्या है? अधिकारी ग्रांट ने कहा, अपनी आधिकारिक नोटपैड निकालते हुए। हमें श्री कोलमन के कानूनी प्रतिनिधि से एक औपचारिक शिकायत मिली है। शिकायत अवैध प्रवेश, ट्रेसपासिंग और इस पते पर अवैधानिक कब्जे के लिए है। हां। केंद्रा ने बाद में मुझे बताया कि प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह सारी घमंड भरी आत्मविश्वास बस इवेपोरेट हो गई। अवैध अवैध प्रवेश? आप क्या कह रहे हैं? यह मेरा घर है। मेरे दिवंगत पति ने इसे मुझे छोड़ दिया। मैं यहां रहती हूं। वह पागल होती जा रही थी। मुझे यकीन है कि मेरी पड़ोसी श्रीमती अलका पहले से ही अपनी खिड़की से झांक रही थी। अच्छा। अधिकारी तायर ने हाथ उठाया, शांत और स्थिर। मैडम, हम केवल कब्जे की रिपोर्ट लेने आए हैं, लेकिन यह हमारी यहां आने की अकेली वजह नहीं है। प्रिया जम गई। मैं उसे अब देख सकता हूं। उसकी हाथ दरवाजे को पकड़ रहा है। क्या? और क्या वजह है? अधिकारी तायर ने अपनी रिपोर्ट की ओर देखा। हमें इस सुबह एक औपचारिक अनुरोध मिला है जिसमें नए सबूतों का हवाला देकर श्री आंद्रे कोलमन की मृत्यु के संदिग्ध परिस्थितियों की जांच शुरू करने की मांग की गई है। यह वही क्षण था। यह एक घातक वार था। प्रिया पीछे हट गई, दरवाजे के चौखट को पकड़कर गिरने से बचने के लिए। उसकी चेहरा, केंद्रा ने कहा कि अधिकारियों ने उसे बताया, पूरी तरह से भूत के रंग का हो गया। सारी झूठ, सारा अहंकार, सारी विजय, सब कुछ वहीं मेरे बरामदे पर बिखर गया। संदिग्ध? उसने फुसफुसाया, एक ऐसा शब्द जिसे वह मुश्किल से निकाल पाई। यह एक दिल का दौरा था। डॉक्टर ने यही कहा। यह वही है जो प्रारंभिक रिपोर्ट में लिखा है, मैडम, अधिकारी ग्रांट ने कहा, उसकी आवाज लोहे की तरह। लेकिन श्री डॉ कोलमन के वकील का मानना है कि ऐसा नहीं है। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। और मैडम, आपको शायद इस घर को बेचना नहीं चाहिए। यह अब एक सक्रिय जांच का हिस्सा माना जाता है। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा। वह बस उन्हें घूरती रही। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था। अंततः समझते हुए, वह पुराना आदमी सिर्फ मरने के लिए नहीं गया था। वह बेघर आश्रय में नहीं गया था। वह अपनी वकील को फोन किया था। वह पुलिस को फोन किया था। वह पुराना आदमी वापस लड़ रहा था। मैं पुलिस थाने में नहीं था। मैं ठंडी बेंच पर बैठकर फॉर्म भर रहा था। मैं हैदराबाद के 40 मंजिलों ऊपर था। हेज और एसोसिएट्स के कार्यालय 1180 पीच ट्री बिल्डिंग की शीर्ष मंजिल पर हैं। सभी कांच और स्टील के उस शहर की ओर देख रहे हैं जिसे मैंने बनाने में मदद की थी। वहां नीचे की दुनिया छोटी लग रही थी, जैसे छोटे छोटे। मैंने एक ऊंचे पीठ वाले काले चमड़े की कुर्सी पर बैठकर एक कप गर्म चाय पकड़ा हुआ था जिसे मैं नहीं पीना चाहता था। अब मेरे हाथ स्थिर थे। घर से बाहर निकलते ही मेरा हिलना डुलना थम गया था। सामने की मेज पर श्रीमती अलका बैठी थीं। उनकी उम्र 45 साल थी। वो तेज और चतुर थीं, और धरती पर मेरे अलावा वो एकमात्र व्यक्ति थीं जो सरेना की वसीयत के सच को जानती थीं। उन्होंने एक गहरे ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था जो शायद मेरी गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा महंगा था। वो मेरी वकील, मेरी वित्तीय प्रबंधक और मेरी सबसे करीबी दोस्त के समान थीं। उनके पिता और मैंने इन सड़कों पर साथ काम किया था। वह फोन पर थीं। उनकी आवाज ठंडी और सटीक थी। जी, अधिकारी तिवारी, ये सही है। अवैध कब्जा और हां, मृतक लाभार्थी आकाश कोलमन की मौत के संदर्भ में संदिग्ध परिस्थितियों की जांच के लिए एक औपचारिक अनुरोध। मैं समझ गई। कृपया मुझे कब्जेदार के साथ आपकी बातचीत के बारे में सूचित रखें। धन्यवाद।
उन्होंने फोन रखा और अपनी कुर्सी में घूमकर मेरी ओर देखा। उनके होंठों पर एक छोटी तंग मुस्कान थी। यह मुस्कान हास्य की नहीं, बल्कि संतोष की थी। ठीक है, उन्होंने कहा, यह हो गया। पुलिस अभी आपके दरवाजे पर है, जैसा कि आपने अनुरोध किया था। यह सिर्फ एक प्रारंभिक दौरा है, कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी नहीं। उन्होंने आगे झुककर कहा, प्रिया आज रात अच्छी नींद नहीं लेगी। मैंने धीमी गति से चाय की एक घूंट ली। ये कैमोमाइल थी। अलका जानती थीं कि जब मेरा मन परेशान होता है तो मैं कॉफी नहीं पी सकता। उन्हें एक कागज चाहिए था। मैंने कहा, क्या उसने? मेरी आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाते हुए। उन्होंने कहा, आकाश ने 6 हफ्ते पहले घर को उसके नाम किया। मैंने उन्हें देखा। मेरे मन में एक सवाल था जिसे मैं पूछने से डर रहा था। क्या उसने, अलका? क्या मेरे बेटे ने सच में यह साइन किया? अलका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने बड़े कंप्यूटर मॉनिटर की ओर मुड़कर एक पासवर्ड टाइप किया और स्क्रीन रोशन हो गई। मैंने अभी बहुत काम किया है जब से आपने मुझे कल रात होटल से फोन किया था, उन्होंने कहा। उन्होंने एक फाइल पर क्लिक किया। एक दस्तावेज स्क्रीन पर प्रकट हुआ। यह एक क्विट क्लेम डीड था। प्रिया का नाम ग्रांटी के रूप में लिखा हुआ था। आकाश ने मुझे पिछले हफ्ते इसका स्कैन भेजा था, अलका ने कहा। वह भ्रमित था। उसने कहा कि प्रिया ने उससे इसे साइन करने के लिए कहा था, किसी बैंक लोन के बारे में। वह जानना चाहता था कि इसका क्या मतलब है। तो उसने साइन कर दिया, मैंने कहा। मेरा दिल डूब रहा था। रुको, अलका ने फिर से क्लिक किया। एक दूसरा दस्तावेज पहले के बगल में प्रकट हुआ। यह आकाश के व्यवसाय लाइसेंस से उसका हस्ताक्षर था। उन्होंने फिर क्लिक किया। एक तीसरा दस्तावेज आकाश का पासपोर्ट से हस्ताक्षर। मैंने आज सुबह 4 बजे आकाश का स्कैन हमारे फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षक को भेजा। वह मुझे एक फेवर चुकता कर रहा था। उसने अभी रिपोर्ट वापस भेजी है। मैंने आगे झुककर देखा। मुझे विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं थी यह देखने के लिए। प्रिया के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हिलते हुए थे। एक आलूब बहुत गोल था। कोलमन का सी ऐसा था जैसे एक बच्चा रेखाओं के भीतर रहना चाह रहा हो। आकाश का असली हस्ताक्षर बोल्ड, आत्मविश्वास से भरा और तेज था। यह नकली है, अलका ने धीरे से कहा। यह एक जालसाजी है और हमारे परीक्षक के अनुसार यह एक बहुत खराब है। उन्होंने कहा, यह ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने ट्रेस किया है, लेकिन किसी के द्वारा जो हिलते हाथ और अपराध बोध से भरा है। मेरे मन में कुछ लहराई। ये राहत नहीं थी, ये एक गहरे ठंडे दर्द की तरह था। मेरा बेटा मुझे धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने ऐसा करने की कोशिश की थी। तो उसने उसका नाम जालसाजी से लिखा। मैंने कहा, यह शब्द राख की तरह लग रहे थे। उसने घर चुराने की कोशिश की। हां, अलका ने कहा, उसने किया। उन्होंने फाइल बंद कर दी। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, जय। मैंने उन्हें देखा, उलझन में। जालसाजी से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? अलका ने पीछे झुककर अपने हाथों को महोगनी की चमचमाती मेज पर लाया। क्या तुम वो वादा याद करते हो जो तुमने सरेना से किया था? जे ठीक उसके पास जाने से पहले उस अस्पताल के कमरे में? मैं कैसे भूल सकता हूं, मैंने कहा। सरेना कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा। जे, उसने फुसफुसाया, हमने इसे कुछ भी नहीं से बनाया। धूल और सपनों से, किसी सुंदर मुस्कान वाली लड़की और खाली दिल से यह सब नष्ट न होने दें। हमारे बेटे की रक्षा करो, हमारे काम की रक्षा करो। मैं हर शब्द याद करता हूं, मैंने फुसफुसाया। वह हमेशा सही थी, है ना? अलका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने प्रिया को मीलों दूर से देख लिया, इसीलिए यही मायने नहीं रखता कि वह हस्ताक्षर असली था या नहीं। यह मायने नहीं रखता कि आकाश ने उस कागज पर 1000 बार साइन किया। मैंने सोचा, अलका, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने एक दराज से एक बड़ा भारी चमड़े का दस्तावेज निकाला। उन्होंने उसे मेज पर खिसका दिया। उसके कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, सरेना कोलमन ट्रस्ट। हमने इसे सरेना के अंतिम संस्कार के अगले दिन स्थापित किया। जे, याद है? तुम एक धुंध में थे, लेकिन तुमने कागजों पर साइन किए।
हमने हर एक संपत्ति, हर एक डीड, हर एक स्टॉक पोर्टफोलियो, हर एक इमारत के हर एक ईंट का हस्तांतरण किया। उन्होंने कवर पर थपकी दी, गुलाबी बगिया बंगले सहित। कमरे में हवा अचानक पतली महसूस होने लगी। मैंने अलका को देखा और टुकड़े एक एक कर जगह में आने लगे। घर। तुम, इसहाक कोलमन, कानूनी तौर पर अपने पीठ पर कपड़े और उस व्यक्तिगत चेकिंग अकाउंट के अलावा कुछ भी नहीं रखते जिसका मैं प्रबंधन करती हूं। तुम्हारे पास पिछले 10 वर्षों से वह घर नहीं है। सेरेना कोलमन ट्रस्ट उस घर का मालिक है और मैं इसकी कार्यकारी हूं। एक धीमी ठंडी समझ मुझ पर छा गई। इसीलिए अगर आकाश ने उस पर दस्तखत भी किए होते तो वह एक बेमायने कागज होता। केंद्रा की आवाज में एक कड़क संतोष था। आप तो वह चीज नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। आकाश को ट्रस्ट के बारे में पता था, जेड। वह इसी ऑफिस में हम सबके साथ बैठा था जब हमने इसे समझाया था। उसे पता था कि वह एक लाभार्थी है, मालिक नहीं। उसे सब कुछ सुरक्षित था, इसीलिए प्रिया ने कुछ चुराने की कोशिश की जो आकाश उसे दे ही नहीं सकता था। वह सिर्फ निर्दयी नहीं है, झेड़। वह अज्ञानी भी है। वह उस छोटे से 3 बेडरूम वाले घर पर इतनी केंद्रित थी जिसे वह देख सकती थी। उसने कभी यह नहीं पूछा कि यह किस साम्राज्य पर बना है। मैंने पीछे की ओर झुकते हुए उस खुलासे का बोझ महसूस किया। कानूनी जीत पूर्ण थी। प्रिया बेवकूफ थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन राहत नहीं आई। इसके बजाय मेरे मन में एक नया, कहीं अधिक गहरा सवाल उभरने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। छोटी छोटी कारें अभी भी चल रही थीं। शहर अभी भी काम कर रहा था, लेकिन मेरी दुनिया रुक गई थी। गियर घूम रहे थे। दुख साफ हो रहा था और उस साम्राज्य को बनाने वाले आदमी का तेज दिमाग, जिसे सेरेना ने शादी की थी, आखिरकार नियंत्रण में आ रहा था। लेकिन केंद्रा, मैंने धीरे धीरे कहा, उसकी ओर फिर से मुड़ते हुए। ये कोई समझ में नहीं आता। कौन सा हिस्सा? आकाश मेरा बेटा। उसे पता था कि वह कागज बेमायने था। उसे ट्रस्ट के बारे में पता था। वह मेरा उत्तराधिकारी था। उसे सब कुछ विरासत में मिलने वाला था। मैं आगे झुका। मेरी आंखें उसकी आंखों में लॉक हुईं। तो उसने एक ऐसा दस्तावेज क्यों तैयार किया जो उसे पता था कि बेकार है? उसे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? उसने उस घर के लिए सिग्नेचर क्यों फेंक किया जिसे वह हस्ताक्षर नहीं कर सकता था? उसने पिछले हफ्ते मुझे वह स्कैन क्यों दिखाया जब तक कि केंद्रा का पेशेवर मुखौटा गायब हो गया? उसे बिल्कुल पता था कि मेरा मन कहां जा रहा है। उसने आगे झुकते हुए अपनी आवाज को गंभीर रूप से कम कर दिया। वह जेड, $20 मिलियन का सवाल है। वह संख्या हमारे बीच में लटक गई। सेरेना कोलमन ट्रस्ट का असली मूल्य। यही सवाल मैंने सुबह से अपने आप से पूछा है। उसने ऐसा क्यों किया जो इतना तर्कहीन था? वह एक दस्तावेज के बारे में क्यों उलझा हुआ था जिसे उसने धोखाधड़ी माना? उसने रुकते हुए चुप्पी को बढ़ने दिया, मुझे अंतिम भयानक बिंदु से जोड़ने दिया। मेरा खून ठंडा हो गया जब तक उसने इसे नहीं बनाया। बिल्कुल, केंद्रा ने कहा, जब तक प्रिया ने इसे बनाया, यह सोचते हुए कि आकाश उस घर का मालिक है और उससे सामना करने की योजना बना रही है। जब तक उसने मुझे वह स्कैन भेजा क्योंकि वह डरी हुई थी। जब तक उसे पता था कि कुछ गलत है। वह खड़ी हुई और खिड़की की ओर बढ़ी, मेरे बगल में खड़ी होकर शहर की ओर देख रही। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जेड, नकली सिग्नेचर, बनाई गई देनदारी, वह निराशाजनक प्रयास जो उसने देखी जा सकने वाली एकमात्र संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए किया। उसने मेरी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी आग थी जिसे मैंने केवल सेरेना में देखा था। सब कुछ एक स्वस्थ 42 वर्षीय आदमी के अचानक, सुविधाजनक और बहुत समय पर आए दिल के दौरे से जुड़ा हुआ है। वह केवल घर नहीं चाहती थी, जेड, केंद्रा ने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वह सब कुछ चाहती थी, और आकाश, तुम्हारा बेटा, आकाश बस उसके रास्ते में था। केंद्रा के ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम डराने के लिए डिजाइन किया गया था। 40 मंजिल ऊपर एक दीवार पूरी तरह से कांच की थी जो पीच ट्री स्ट्रीट की छोटी छोटी हलचल को देखने के लिए थी। टेबल एक विशाल काले लकड़ी के टुकड़े की थी जो इतनी चमकदार थी कि उसमें आप अपनी परछाई देख सकते थे।
प्रिया और उसका नया वकील एक तरफ बैठे थे। मुझे उसकी प्रकार की जानकारी थी। उसका नाम रॉन सोलोवे था और उसकी सूट थोड़ी ज्यादा चमकदार थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक झलक थी, जैसे वह सोचता हो कि वह कमरे में सबसे स्मार्ट आदमी है, खासकर जब वह सोचता हो कि वह एक दुखी बूढ़े आदमी को रौंदने वाला है। प्रिया उसके पास बैठी थी, दुखी विधवा के रूप में। उसने एक साधारण काली ड्रेस पहनी थी और उसके हाथ में एक रूमाल था। वह मुझसे नहीं देख रही थी। मैं उनके सामने चुप बैठा था। केनरा हेज टेबल के ऊंचाई पर बैठी थी। उसकी फाइलें 3 परफेक्ट पतली ढेर में व्यवस्थित थीं। वह पूरी तरह से शांत, पेशेवर नियंत्रण में थी। रॉन सोलोवे ने अपने गले को साफ किया, एक तेज आत्मगर्वित ध्वनि। आइए इसे सरल बनाते हैं, उसने कहा, टेबल पर एक क्विट क्लेम डीड की कॉपी खिसकाते हुए। यह मेरे सामने रुक गई। मेरी क्लाइंट श्रीमती प्रिया कोलमन 412 गुलाबी बगिया एवेन्यू की संपत्ति की वैध और सही मालिक हैं। यहां डीड है जो उनके दिवंगत पति श्री आकाश कोलमन ने उनकी दुखद मृत्यु से 6 सप्ताह पहले पर हस्ताक्षरित की थी। वह पीछे झुक गया, अपनी उंगलियां अपनी सस्ती सूट पर लपेटे हुए। सच्चाई में हम दंग हैं। हमें समझ है कि आप दुखी हैं श्री कोलमन, लेकिन आप उस दुख का लाभ उठाकर एक विधवा को परेशान कर रहे हैं। यह निंदनीय है। प्रिया ने अपनी रूमाल में एक छोटे सही समय पर किए गए आंसू को गिराया। हम यहां एक शिष्टाचार के नाते हैं, रॉन ने जारी रखा, उसकी आवाज झूठी सहानुभूति से भरी हुई थी। हम किसी के दुख में और वृद्धि नहीं करना चाहते, लेकिन मेरी क्लाइंट को आपके झूठे रिपोर्ट के आधार पर अपने घर में पुलिस द्वारा परेशान किया गया है। यह आज समाप्त होगा। अगर यह उत्पीड़न जारी रहा तो हम एक रोकथाम आदेश के लिए आवेदन करने में संकोच नहीं करेंगे और हम आपको मानसिक तनाव के लिए मुकदमा करेंगे। अब उसने अपने हाथ फैलाए। आपके पास कहने के लिए क्या है? मैंने बस उसे देखा। मैंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने सिर्फ इंतजार किया। केंद्र ने मुस्कुराया। यह एक ठंडी, विनम्र, तेज मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। इस प्रदर्शन के लिए धन्यवाद श्री कोलमन, उसने कहा। उसकी आवाज कांच की तरह चिकनी। मैं नाटक की सराहना करती हूं। अब चलो तथ्यों की बात करते हैं। और उसने एक पृष्ठ का दस्तावेज मेज के पार फेंका। यह खरीद, उसने कहा, श्री मार्कस अल्वारेज का एक हल्फनामा है। वह एक बोर्ड सर्टिफाइड फोरेंसिक दस्तावेज परीक्षक हैं और उन्हें पहले ही हमारे विशेषज्ञ गवाह के रूप में नियुक्त किया गया है। आकाश का आत्मविश्वास भरा चेहरा थोड़ी देर के लिए मुरझा गया। उसने कागज उठाया। विशेषज्ञ गवाह तो बहुत होते हैं, हम अपना खुद का गवाह ले सकते हैं। ओह, मैं जोर देती हूं कि आप ऐसा करें, प्रिया ने कहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। लेकिन कृपया अपने विशेषज्ञ से स्याही की घनत्व की जांच करवाइए। उसे ए के ऊपर के स्ट्रोक में हिचकिचाहट के निशान देखने के लिए कहिए। उसे दबाव के पैटर्न पर ध्यान देने के लिए कहिए जो धीमी और जानबूझकर खींचने का संकेत देते हैं, न कि एक तरल प्राकृतिक हस्ताक्षर। आकाश बीमार था, ब्रेंडा ने तेज आवाज में कहा। उसका हाथ कांप रहा था। प्रिया ने एक बिल्कुल संपूर्ण रूप से तराशी हुई भौं उठाई। क्या वह 6 हफ्ते पहले बीमार था श्रीमती कोलमन? क्योंकि उसके सहकर्मियों ने कहा कि वह मरने से 1 दिन पहले इंजन के ब्लॉक्स उठाने में पूरी तरह से ठीक था। उन्होंने कहा कि वह पूरी सेहत में था। वह आगे झुकी। नहीं, इस वसीयत पर हस्ताक्षर जाली हैं और श्री अल्वारेज के अनुसार यह बहुत बहुत खराब है। आकाश ने हंसकर कहा, लेकिन मैंने देखा कि उसके मंदिर पर एक बूंद पसीने की थी। यह एक साहसिक आरोप है। आप इसे साबित नहीं कर सकते। यह उसकी बात बनाम हमारी बात है। यह मजेदार हिस्सा है, प्रिया ने कहा, उसकी आवाज चहकती हुई। हमें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। उसने इसे एक पल के लिए हवा में छोड़ दिया। आकाश पूरी तरह से खो गया। क्या? मैंने कहा कि हमें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने विशेषज्ञ को नियुक्त करने की परेशानियों से बचा दूंगी श्री कोलमन, क्योंकि भले ही वह हस्ताक्षर 100% असली था, भले ही आकाश खुद स्वर्ग से उतरकर इस मेज पर
हमारे सामने एक सुनहरे पेन से हस्ताक्षर करे, यह उस कागज की कीमत नहीं होगी जिस पर यह मुद्रित है। आकाश अब पूरी तरह से सफेद हो गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रिया ने नीचे झुककर एक बड़ा भारी चमड़े का बाइंडर निकाला। जब उसने इसे मेज पर रखा तो यह एक ठोस महंगा ध्वनि उत्पन्न किया। उसके कवर पर सुनहरे मुद्रित अक्षर पढ़ते हैं, सेरेना कोलमन ट्रस्ट। यह, प्रिया ने कहा, कवर पर टैप करते हुए, सेरेना कोलमन ट्रस्ट है। इसे श्री कोलमन की पत्नी सेरेना के निधन के 10 साल बाद स्थापित किया गया था। उसने सीधे आकाश की ओर देखा। श्री इसहाक कोलमन, मेरे ग्राहक, उस बंगले के व्यक्तिगत मालिक नहीं हैं। उन्होंने उसे 1 दशक से अधिक समय से नहीं रखा। सेरेना कोलमन ट्रस्ट उस संपत्ति का मालिक है, और इस ट्रस्ट के कार्यकारी के रूप में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकती हूं, यह बिक्री के लिए नहीं है। आकाश का मुंह खुला रह गया। उसने अपने कागजों को बेतरतीबी से पलटा। ये संभव नहीं है। हमने शीर्षक की खोज की। संपत्ति का नाम इसहाक और सेरेना कोलमन के तहत है। यह एक लापरवाह वकील की आम गलती है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई दया नहीं थी। आपने एक साधारण 50 और ऑनलाइन खोज की। आपने फुलटन काउंटी के डॉकेट 15 सराहरोदछुस्वर में ट्रस्ट में संपत्तियों के हस्तांतरण की जांच नहीं की। यह सब सार्वजनिक रिकॉर्ड में है। अगर आपने अपनी उचित परिश्रम की होती तो आप जानते कि आपके ग्राहक की वसीयत बेकार है। आकाश ने ब्रेंडा की ओर देखा, उसके चेहरे पर भय की मास्क। उसे अब एहसास हुआ कि उसके ग्राहक ने उसे धोखा दिया है, उसे एक धोखाधड़ी में शामिल किया है और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है। वह बड़बड़ाया, एक ट्रस्ट फंड? कौन सा ट्रस्ट फंड? उसने मुझसे निराश होकर देखा। वह तो बस एक बढ़ई है, यही मेरे ग्राहक ने कहा। बस एक रिटायर्ड बढ़ई। ब्रेंडा इसे रोक नहीं सकी। सभी अभिनय, सभी नकली शोक, सभी आत्मविश्वास का घमंड, सब कुछ चूर चूर हो गया। वह इतनी तेजी से खड़ी हुई कि उसकी कुर्सी लकड़ी के फर्श पर चीख मारते हुए लगभग गिर गई। वह सही है, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज ऊंची छत वाले कमरे में गूंज रही थी। नकाब चला गया। यह असली ब्रेंडा थी, एक ट्रस्ट फंड। आप झूठ बोल रहे हैं। उसने मुझ पर एक कांपती हुई लाल नाखून वाली उंगली उठाई। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने बस उसे देखा। वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है, एक रिटायर्ड। वह उस खंडहर में रहता है, वह पुरानी कपड़े पहनता है, उसके पास कोई ट्रस्ट फंड नहीं है। वह तेजी से सांस ले रही थी। उसकी आंखें क्रोध और भय के मिश्रण में फैल गई थीं। आप झूठे हैं, आप एक गरीब पुराने बढ़ई हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। प्रिया ने अपनी आवाज नहीं उठाई। उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने ब्रेंडा के चीख को कांच की दीवारों पर गूंजने दिया और एक स्टन्ड भारी चुप्पी में खो गया। आकाश, चमकीले सूट वाला वकील, पूरी तरह से खो गया था। उसने ब्रेंडा और प्रिया के बीच इधर उधर देखा। तेजी से बदलते हुए जमीन पर अपने संतुलन को खोजने की कोशिश कर रहा था। ये असामान्य है। अगर आपके पास एक ट्रस्ट है तो हम दस्तावेज देखने की मांग करते हैं। प्रिया ने बस अपनी बाहें क्रॉस की। उसकी शांति ब्रेंडा के क्रोध से अधिक डरावनी थी। ओ श्री सोलोवे, उसने कहा, उसकी आवाज दया से भरी हुई। आप अब भी इसे नहीं समझते क्या? आप अभी भी घर पर अटके हुए हैं चिडिंग। आप अभी भी छोटे मोटे वकील की तरह सोच रहे हैं। आप सोचते हैं कि यह एक छोटे से बंगले के बारे में है। उसने धीमे, दुखी हिलते हुए सिर से इनकार किया। आपका ग्राहक चिल्लाया कि श्री कोलमन सिर्फ एक रिटायर्ड बढ़ई हैं। वह सही है, वह है। वह अपने हाथों से किए गए काम पर बहुत गर्व करता है। वह भी 40 सालों में उस जमीन को खरीदने वाला आदमी जिस पर उन हाथों ने काम किया। केंद्रा ने अपनी नजर प्रिया पर डाली, जो अभी भी खड़ी थी, सांसों को थामे हुए। उसका चेहरा लाल और धब्बेदार था। प्रिया, तुम हैदराबाद में कब से हो? 5 साल। तुम नए इमारतें देखती हो, शानदार रेस्टोरेंट देखती हो, पैसे देखती हो, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि इस जमीन का मालिक कौन था जब यह फैशनेबल नहीं था। इसहाक और उसकी पत्नी सेरेना, केंड्रा ने कहा, उसकी आवाज चुप्पी को चीरते हुए। जब कोई और इसे छूने को तैयार नहीं था, तब उन्होंने पुराने चौथे वार्ड में प्रॉपर्टी खरीदना शुरू किया।
उन्होंने इनमैन पार्क में वे जमीनें खरीदीं जब वह सिर्फ गोदाम और टूटी सड़कें थीं। उन्हें इस शहर पर भरोसा था। वे सिर्फ इसमें काम नहीं करते थे, बल्कि इसमें निवेश भी करते थे। केंद्र ने अपनी उंगलियों पर बिंदुओं को गिनाया। आज सुबह तक सेरेना कोलमन ट्रस्ट, जिसका मैं कार्यकारी हूं, पुराने चौथे वार्ड में भाड्य अपार्टमेंट बिल्डिंग की मालिक है। इसके पास इनमैन पार्क में 3 वाणिज्यिक ब्लॉक हैं। यह भी, उसने रूम में इधर उधर इशारा करते हुए कहा, इस पूरे गगनचुंबी इमारत के लिए जमीन की मालिक है। हम उनके किराएदार हैं। प्रिया का चेहरा लाल से पीला और फिर चौक की तरह सफेद हो गया। उसके घुटने जैसे कमजोर पड़ गए। रॉन सोलोवे ने एक छोटा सा घुटन भरा स्वर निकाला, जैसे उसने अपनी जीभ निगल ली हो। मैं इस पूरे समय चुप रहा। मैंने उस औरत को देखा जिसने मेरे बेटे से शादी की, उस औरत को जिसने उसके अंतिम संस्कार पर अपनी घड़ी देखी, उस औरत को जिसने मुझे मेरे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने उसे सच का एहसास करते हुए देखा। अब मेरी बारी थी। मैंने आगे झुककर अपने हाथ, एक बढ़ई के हाथ जो खुरदरे और कठोर थे, उस चिकनी मेज पर रख दिए। यह पहला मौका था जब मैंने बोला। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उस कमरे की सन्नाटी में यह एक हथौड़े की तरह गूंजी। हम साधारण जीवन जीते थे, मैंने कहा। प्रिया जैसे चौंकी जैसे मैंने चिल्लाया। मेरी पत्नी सेरेना और मैंने, हमें दिखावा करने में विश्वास नहीं था। हम महंगे कपड़े नहीं पहनते थे। हम महंगी गाड़ियां नहीं चलाते थे। हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हम निर्माण में विश्वास करते थे। हम काम में विश्वास करते थे। मैंने प्रिया की डरी हुई आंखों में सीधे देखा। मेरा बेटा आकाश, उसे यह सब पता था। वह सब कुछ जानता था। मैं उसे संपत्तियों का प्रबंधन करना सिखा रहा था, खाता पुस्तकों को पढ़ना और यह जानना कि उसकी मां और मैंने क्या बनाया है, उसका अच्छा रखवाला कैसे बनना है। वह मेरा वारिस था। मैंने कहा, शब्दों को गिरने दिया। वह पूरे पोर्टफोलियो को संभालने के लिए प्रशिक्षण में था, एक संपत्ति जिसे प्रिया लगभग 160 करोड़ रुपए में मानती थी। धत्त तेरी! प्रिया सिर्फ बैठी नहीं, वह गिर पड़ी। वह अपनी कुर्सी में धंस गई। उसका मुंह चौड़ा खुला, एक बिना आवाज का ओह, पूरी तरह से बिना किसी छिपाव के सदमे में। सारा हवा, सारा संघर्ष, सारा जहर जैसे गायब हो गया। 160 करोड़ रुपए। उसने एक 160 करोड़ रुपए के वारिस से शादी की और उसे इसका कभी पता ही नहीं चला। वह इतनी व्यस्त थी कि उसने उसकी कार चुराने पर ध्यान दिया, कि उसे यह नहीं पता चला कि वह पूरे डीलरशिप का मालिक है। उसने एक 2-5 करोड़ रुपये के घर के लिए एक डीड बनाने की कोशिश की, यह जाने बिना कि वह एक साम्राज्य का वारिस बनने वाला है। उसके चेहरे पर जो दृश्य था, वह केवल सदमा नहीं था। यह एक जीवन भर की लालच का दर्द था, जो यह समझ रहा था कि उसने क्या खो दिया। रॉन सोलोवे बस मुझे घूर रहा था, उसका सस्ता कानूनी पैड भूला हुआ। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी करने वाली है। तो तुम देख रही हो, केंद्रा ने अपनी तंज भरी आवाज में कहा, ठीक वहीं से शुरू करते हुए जहां मैंने छोड़ा था। हम वास्तव में उस छोटे से घर की परवाह नहीं करते जो गुलाबी बगिया में है। तुम इसे नहीं ले सकती। जाहिर है ट्रस्ट इसे दिन के अंत तक अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन वह घर, उसने एक तिरछे हाथ से इशारा किया, अब कोई मायने नहीं रखता। प्रिया ऊपर देखने लगी, उलझन में। उसका मन अभी भी संख्याओं से चकराया हुआ था। क्या क्या मायने रखता है? केंद्रा ने पूरी तरह से मेज के पार झुककर, उसकी आंखें काले बर्फ के टुकड़ों की तरह थीं। मायने रखता है, उसने कहा, कि हम यह जानने में बहुत बहुत रुचि रखते हैं कि तुमने अपने पति के हस्ताक्षर की नकल करने की जरूरत क्यों महसूस की। हम यह जानने में बहुत रुचि रखते हैं कि तुमने अपने वकील से झूठ क्यों बोला गैर मौजूद कर्ज के बारे में। और हम यह जानने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, उसकी आवाज फुसफुसाते हुए, क्यों मेरे ग्राहक का बेटा, एक बिल्कुल स्वस्थ 42 वर्षीय आदमी, अचानक और रहस्यमय तरीके से दिल का दौरा पड़ने से मर गया, ठीक तब जब तुमने महसूस किया कि तुम उसके पैसे नहीं ले सकती। प्रिया के चेहरे पर जो आतंक था, वह अब पैसे के बारे में नहीं था। यह कुछ और ही था। यह पकड़े जाने का आतंक था। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा।
अपने बैग के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसकी आंखें दरवाजे पर दौड़ रही थीं। उसकी मौत एक त्रासदी थी। ये एक दुर्घटना थी। ये उसका दिल था। प्रिया और उसके वकील के साथ बैठक 1 घंटे से भी कम समय पहले समाप्त हुई थी। रॉन सोलोवे कमरे से बाहर भागते हुए एक कैटाटॉनिक प्रिया को खींचते हुए चला गया। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वे बस भाग गए। अब केंद्रा का कार्यालय फिर से शांत था। टकराव की उत्तेजना खत्म हो गई थी। केवल ठंडी भयानक सच्चाई रह गई थी। मेरा बेटा मर चुका था और उसकी पत्नी लगभग निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार थी। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और केंद्रा अंदर आई। उसके पीछे एक आदमी जिसे मैं नहीं जानता था। वह एक बड़ा आदमी था, जिस तरह एक पुराना बरगद का पेड़ होता है। उसने ऐसा सूट पहना हुआ था जैसे उसे सोते समय पहन रखा हो, लेकिन उसकी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने देखते देखते वक्त गुजर गया और मैंने लोगों को देखना शुरू कर दिया, हर एक बारीकी को समझते हुए। जे कंद्रा ने कहा, यह हैं मलाची रिवर्स। मल, ये मेरे ग्राहक हैं, श्री इसहाक कोलमन। मलाची या मल, जैसा कि उसने खुद को बताया, ने मेरा हाथ मिलाया। उसकी पकड़ मजबूत थी, उसका हाथ मेरे जैसा ही खुरदुरा। श्री कोलमन, मैं आपके नुकसान के लिए खेद प्रकट करता हूं। कंद्रा ने मुझे बताया कि आप एक मुश्किल स्थिति में हैं। मल सबसे अच्छा है, कंद्रा ने कहा, मेज पर बैठते हुए। वह एपीडी में 20 साल तक जासूस रहा। हत्या की जांच। अब वह हमारे जैसे लोगों के लिए चीजें खोजता है, ऐसी चीजें जिनकी पुलिस के पास खोजने का समय नहीं होता। मल ने सिर हिलाया, एक कुर्सी खींची। उसने एक पुरानी चमड़े की नोटबुक और एक पेन निकाली। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखने लगा। वह एक पेशेवर श्रोता था। मैंने एक गहरी सांस ली। अपने परिवार के बारे में इस तरह बात करना अजीब लग रहा था, जैसे कोई विश्वासघात। लेकिन आकाश चला गया। भावनाओं की रक्षा करने का समय खत्म हो गया था। यह न्याय के बारे में था। प्रिया, मेरी बहू, मैंने अपने कर्कश स्वर में शुरू किया। उसने कहा कि आकाश कर्ज में था, इसी वजह से उसने सपोजली घर उसके नाम कर दिया। मल ने बस सिर हिलाया, लिखते हुए। ऐसा सपोजली एक झूठ है। मैंने कहा, मेरा बेटा आकाश, वह एक अच्छा लड़का था। वह अपने पैसे के साथ समझदार था। उसने थोड़ी मदद से अपना खुद का व्यवसाय खड़ा किया। लेकिन वह लापरवाह नहीं था, वह जुआरी नहीं था, वह बेवकूफ नहीं था। मैंने रुककर कहा, अगली बातें निकालना कठिन था, लेकिन वह उसकी ओर अंधा था। वह प्रिया से अंधे प्यार में था। मैंने उसे बताया, मैंने उसे चेतावनी दी। मुझे पिछले क्रिसमस की बातचीत याद आई। मैं और आकाश मेरे कार्यशाला में, हवा में लकड़ी की महक थी। बेटा, मैंने कहा, तुम्हारी यह औरत, वह पैसे को पानी की तरह खर्च करती है और उसकी आंखें, वे भूखी हैं। आकाश ने बस हंसते हुए कहा, पॉप, तुम बस पुरानी सोच के हो। प्रिया महत्वाकांक्षी है, उसे बस अच्छे सामान पसंद है। इसमें कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं। मैंने उस याद को दबा दिया। मैंने उसे चेतावनी दी। मैंने मल से कहा। उसने सुना नहीं। अब वह कहती है कि वह कर्ज में था। मैं सच जानना चाहता हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा कर्ज में था। मुझे विश्वास है कि वह थी। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी वित्तीय स्थिति की जांच करो, उसकी, न कि उसकी। मलाची ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्नी की वित्तीय स्थिति की जांच करो, कर्ज, जुआ, क्रेडिट कार्ड। समझ गया। कंद्रा आगे बढ़ी, बागडोर संभालते हुए। उसकी आवाज पूरी तरह से व्यावसायिक थी। मल, स्थिति यह है, प्रिया ने श्री कोलमन के घर के लिए एक नकली क्विट क्लेम डीड बनाई। उसने यह अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद किया, जो एक रिपोर्टेड हृदयाघात से हुई। उसे विश्वास था कि श्री कोलमन एक रिटायर्ड बढ़ई हैं जिनके पास एक ही घर है। उसे आज ही पता चला कि वह वास्तव में $20 मिलियन के ट्रस्ट का प्रधान है और उसके दिवंगत पति एकमात्र वारिस थे। मलाची का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी पेन 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसने कंद्रा की ओर देखा। 20 मिलियन, बिल्कुल, कंद्रा ने कहा, और उसे इसके बारे में पता नहीं था, जिसका मतलब है कि वह धोखाधड़ी और संभवतः हत्या के लिए इतनी डेस्परेट थी कि $300,000 के घर के लिए। यह एक बड़ा कारण है, मल ने शांत स्वर में कहा। यह और भी बेहतर है, कंद्रा ने जारी रखा। आकाश ने पहले ही तलाक के लिए फाइल कर दी थी
और उसने अपनी नई वसीयत पर 3 दिन पहले हस्ताक्षर किए थे, उसे पूरी तरह से बाहर कर दिया। मलाची ने एक धीमी सांस छोड़ी। तो उसे पता था कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, न घर, न पति, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बिल। यही हमें तुम्हें खोजने की जरूरत है, मैंने कहा। मेरी आवाज में दृढ़ता थी। प्रिया ने कहा कि आकाश कर्ज में था। मैं कहता हूं कि वह थी। उस कर्ज को खोजो, पता करो कि वह किसका कर्जदार थी, पता करो कि वह कितनी डेस्परेट थी। कंद्रा ने उसे एक फाइल दी। यहां उसके बारे में हमारे पास जो कुछ भी है सब है। सामाजिक सुरक्षा नंबर, बैंक खाते, हमें उसकी कार, उसके कार्यस्थल का पता है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उसने नाश्ते में क्या खाया। मैं जानना चाहता हूं कि उसने कौन कौन सी कॉल की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसने कोई असामान्य रासायनिक पदार्थ खरीदा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसने अपने कंप्यूटर पर हृदयाघात को धोखा देने का तरीका सर्च किया। कंद्रा, मैंने जोड़ा, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों क्यों उसने यह किया, क्यों उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसके पास था, उसके पास मेरे बेटे का प्यार था। क्या यह पर्याप्त नहीं था? मलाची रिवर्स ने अपनी नोटबुक बंद की। उसने मेरी ओर देखा और पहली बार मैंने उसके आंखों में पेशेवरता से परे कुछ देखा। मैंने एक ऐसे आदमी की आंखें देखीं जिसने लोगों के सबसे बुरे रूपों को भी देखा है। श्री कोलमन, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। मेरे अनुभव में उसके जैसे लोगों के लिए यह कभी पर्याप्त नहीं होता। प्यार बिल नहीं चुकाता। जब बिल एक जुआरी के होते हैं। वह खड़ा हुआ, फाइल को अपनी बाहों के नीचे रखते हुए। मैं उसकी वित्तीय स्थिति, जुआ के कर्ज, क्रेडिट कार्ड से शुरू करूंगा। फिर मैं पिछले 2 हफ्तों में उसकी गतिविधियों का पता लगाऊंगा। वह कहां गई, किससे मिली। मैं उस गैस स्टेशन का सुरक्षा वीडियो निकालूंगा जिसका तुमने जिक्र किया था, कंद्रा। मैं उसके कर्जदारों का पता लगाऊंगा। उसने मेरी ओर देखा। तुम सही हो श्री कोलमन, तुम्हारा बेटा कर्ज में नहीं था, वह थी। और जब तुम इतनी गहरे गड्ढे में होते हो तो तुम्हें कारण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें बस एक अवसर चाहिए। कंद्रा ने बोला, सब कुछ खोजो, मल। मैं चाहती हूं कि उसके खिलाफ इतना सबूत हो कि उसे दबोच सकें। यह अब सिर्फ एक घर का मामला नहीं है। मुझे समझ में आता है, मल ने कहा। यह न्याय के बारे में है। हत्या। मैं 48 घंटों के भीतर संपर्क में रहूंगा। उसने एक बार सिर नचाया, यह सम्मान का संकेत था, और फिर वह चला गया। प्रिया और मैं उस चुप्पी में बैठे रहे जो उसने छोड़ दी थी। पहला कदम उठाया गया, पहला पत्थर फेंका गया। अब हमें केवल तरंगों के लिए इंतजार करना था। वह अच्छा है, मैंने कहा। वह सबसे अच्छा है, प्रिया ने उत्तर दिया। वह इसे ढूंढ लेगा। मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा। शहर अभी भी चमक रहा था। यहां से देखने पर यह बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन मुझे पता था कि नीचे सड़कों पर एक शिकारी स्वतंत्र घूम रहा था। एक महिला जिसने मेरे बेटे को मुस्कुराते हुए देखा था, और फिर मुझे यकीन था कि उसने उसके दिल को रोक दिया। उसने मुझे बूढ़ा आदमी कहा। मैंने धीरे से कहा, ज्यादातर अपने आप से। क्या? प्रिया ने पूछा। अंतिम संस्कार के बाद ब्रेंडा ने मुझे बूढ़ा आदमी कहा। उसने सोचा कि मैं बस एक टूटा हुआ, उदास बूढ़ा आदमी हूं। उसने सोचा कि मैं कमजोर हूं। उसने सोचा कि मुझे कुछ नहीं पता। उसने सोचा कि मैं बेवकूफ हूं। मैंने खिड़की से मुंह मोड़ा और अपने वकील की ओर देखा। मेरे हड्डियों में एक ठंडी कठोर क्रोध जमा हो रहा था, मुझे शक्ति दे रहा था। उसे यह पता चलने वाला था कि वह कितनी गलत थी। प्रिया का ऑफिस शांत था। ब्रेंडा के साथ हमारी बैठक के बाद 48 घंटे बीत चुके थे। 43 घंटे मैंने अपने होटल के कमरे में चक्कर लगाते हुए बिताए, इंतजार करते हुए। प्रिया काम कर रही थी, फोन कर रही थी। उसकी आवाज मेरे दुख के पीछे एक कमजोर स्थिर गूंज थी। मैंने उस शांत होटल में बैठकर हैदराबाद के क्षितिज को घूरते हुए, आकाश के बारे में सोचते हुए, 42 वर्षों के बारे में सोचते हुए बिताया। मला की रिवर्स समय पर आए। ठीक 9 बजे उन्होंने एक बार दस्तक दी और प्रिया के ऑफिस में एक पतले बैग और उसी पुरानी चमड़े की नोटबुक के साथ प्रवेश किया। वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसने मुझे नमन किया और प्रिया बैठ गई और उसकी फाइल खोली।
उसने औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं किया। श्री कोलमन, श्रीमती हेज। उसकी आवाज गहरे गड़गड़ाहट में शुरू हुई। आपने मुझसे पूछा था कि क्या ब्रेंडा कोलमन कर्ज में थी? और क्या वह थी? मैंने पूछा। मेरी आवाज खुरदुरी थी। मलाकी ने मेरी ओर देखा। श्री कोलमन, आपकी बहू सिर्फ कर्ज में नहीं थी, वह उसमें डूब रही थी। आपने कहा था कि वह एक शोकाकुल विधवा की तरह व्यवहार कर रही थी। यही उसका किरदार है, प्रिया ने कहा। उसके हाथ मेज पर जुड़े हुए थे। खैर, मलाकी ने कहा, उसका शोक उसे एक यात्रा पर ले गया। अंतिम संस्कार के दिन, जिस दिन उसने अपनी कार चलाई, आकाश ने इसके लिए 5 घंटे उत्तर में भुगतान किया था। उसने मेज पर एक चमकदार तस्वीर फिसलाते हुए कहा, यह एक फाइल तस्वीर नहीं थी, यह धुंधली थी, दूर से ली गई। ब्रेंडा? वह एक ब्लैकजैक टेबल पर खड़ी थी, उसके सामने चिप्स का ढेर था। वह नहीं रो रही थी, वह डेस्परेट दिख रही थी, उसकी आंखें कार्ड्स पर टिकी थीं। ये कहाँ है? मैंने पूछा। मेरा पेट मरोड़ रहा था। यह चेरोकी, नॉर्थ कैरोलिना में हॉर्सशू कैसीनो का मुख्य फर्श है, मलाकी ने कहा। 12 घंटे पहले ली गई थी। वह वहां पूरी रात थी और वह केवल जुआ नहीं खेल रही थी, बल्कि बुरी तरह हार रही थी। उसने एक दूसरी तस्वीर फिसलाते हुए कहा, यह एक कठोर पीले रोशनी के नीचे थी, कैसीनो के प्रवेश द्वार के बाहर। ब्रेंडा एक कॉलम के खिलाफ खड़ी थी, घबराई हुई। उसके सामने एक बड़ा प्रभावशाली आदमी सस्ते सूट में खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह एक अच्छा मुस्कान नहीं था। वह कौन है? प्रिया ने पूछा, झुककर। उसका नाम स्लिक विनी रूसो है, मलाकी ने कहा। वह कैसीनो का कर्मचारी नहीं है, वह एक आरंड शार्क है। मैरिएटा से संचालन चलाता है। वह असंतुष्ट लग रहा था। मेरे ग्राउंड पर आदमी ने कहा कि वह और अधिक समय के लिए भीख मांग रही थी। वह वहां मजे के लिए नहीं थी, श्री कोलमन। वह या तो चुकाने आई थी या भीख मांगने। तो मैं सही था, मैंने कहा। मेरी आवाज भारी थी। वह गहरे में है। आपको इसका आधा भी नहीं पता, मलाकी ने उत्तर दिया। उसने अपनी नोटबुक खोली। आपने कहा था कि उसने आकाश पर कर्ज का आरोप लगाया था। यह पहला चीज थी जिसे मैंने चेक किया। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए नरम हो गईं। आपके बेटे, श्री कोलमन, वह साफ सुथरे थे, निपुण। उनकी मैकेनिक की दुकान पूरी तरह से लाभ में थी। उनका क्रेडिट स्कोर 810 था। उनके पास संपत्ति करके उनके हिस्से के अलावा कोई कर्ज नहीं था, जो समय पर चुका दिया गया था। वह एक ठोस नागरिक थे। जैसा कि हमने सोचा था, प्रिया ने कहा। लेकिन ब्रेंडा, मलाकी ने जारी रखा। ब्रेंडा कागज पर एक वित्तीय भूत है। उसके नाम पर कोई आधिकारिक क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई कार लोन, कोई मॉर्गेज, कुछ नहीं, जो 2024 में 40 वर्षीय महिला के लिए अजीब है। वह हमेशा कहती थी कि आकाश सारे पैसे संभालता था। मैंने मरमर्ड। वह करती थी, मलाकी ने कहा। लेकिन जिस तरह से आप सोचते हैं, नहीं। वह उसकी जिंदगी का खर्च उठा रहा था, लेकिन वह उसकी आदतों का भुगतान नहीं कर रहा था। मुझे गहराई में जाना पड़ा। मैंने ऑफशोर खातों, कोस्टा रिका के ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग साइट्स का रिकॉर्ड निकाला और वहीं मैंने असली कहानी पाई। उसने अपनी नोटबुक में एक पन्ना पलटा। श्रीमती कोलमन के पास 3 सक्रिय उच्च ब्याज क्रेडिट लाइनें हैं जो ऑफशोर जुआ साइटों के साथ हैं। वह अपने नुकसान को कवर करने के लिए उनके बीच पैसे का लेन देन कर रही है और वह लंबे समय से बहुत हानि कर रही है। प्रिया ने आगे झुकते हुए, उसकी आवाज बर्फ की तरह थी। कितना? मल? आज सुबह तक, मलाकी ने कहा। ऑनलाइन साइटों और जो मेरी स्रोत कहता है कि वह स्लिक विनी को देती है, वह $150,000 के गड्ढे में है। $150,000। कमरा ठंडा लग रहा था। आकाश की पूरी जीवन की बचत। यहां पर जो सौदा हुआ था वो तो बस एक खेल था, इसहाक कोलमन ने कहा। लेकिन वो तो अब भी हमें एक पैसा नहीं दे रहा। प्रिया ने धीरे से कहा, इसहाक, इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? और कंद्रा का विश्वास? आकाश ने कहा। वो 20 करोड़ का है। वो एक खजाने पर बैठी थी, लेकिन उसे एक पैसा भी नहीं मिल रहा था। हालात और बुरे हैं, आकाश ने कहा। मैंने पिछले महीने के 3 आरण आवेदन देखे हैं, सभी अस्वीकृत। आपके गुलाबी बगिया बंगले के खिलाफ होम इक्विटी लोन के लिए। सभी फर्जी, सभी आकाश के नाम और पहचान पत्र नंबर का इस्तेमाल करके। बैंक ने इन्हें खारिज कर दिया क्योंकि संपत्ति उसके नाम पर नहीं है, तो उसने दस्तावेज का फर्जीवाड़ा किया।
उसने दस्तावेज का फर्जीवाड़ा किया, इसहाक ने कहा। वो सोच रही थी कि वह इस घर को गिरवी रखकर विनीत को पैसे दे सकती है। उसने सोचा कि यह बस कुछ कानूनी झंझट है जिसे वो बाईपास कर सकती है। बिल्कुल सही, आकाश ने कहा। वो निराश थी, उसके पास समय नहीं था। वो कोई भी संपत्ति हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आकाश को यह सब पता चल गया। प्रिया ने ऊपर देखा। तुमने सुरक्षा फुटेज पाया? हां, आकाश ने कहा। उसने अपनी बैग से एक छोटा लैपटॉप निकाला और उसे पलटा। यह है उस रात का फुटेज जब आकाश की मौत हुई। 911 पर कॉल उनके अपार्टमेंट से रात 10:03 बजे की गई थी। यह फुटेज 9 से 15 बजे का है। उसने प्ले दबाया। वहां आकाश का नीला ट्रक गैस स्टेशन की रोशनी में खड़ा था। आकाश ड्राइवर की सीट पर था और प्रिया पैसेंजर सीट पर। कोई ऑडियो नहीं था, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं थी। ट्रक के अंदर का दृश्य हिंसक था। आकाश गुस्से में चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जिसे मैंने अपने बेटे में कभी नहीं देखा था। है भगवान, मैंने धीरे से कहा। उसके हाथ में क्या है? प्रिया ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। देखो, आकाश ने कहा। आकाश ने कुछ कहा जो हम सुन नहीं सके। उसने एक मोटे कागज का ढेर लिया और उसे प्रिया के चेहरे पर फेंक दिया। कागज हवा में बिखर गए, जैसे कन्फेटी। प्रिया ने पीछे हटकर चौंक गई। फिर उसने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। कागजों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। आकाश ने केवल उसकी ओर उंगली उठाई। उसकी भुजाएं तनी हुई थीं। यह खत्म हो गया, मैंने महसूस किया। आकाश ने वीडियो रोक दिया। उसने 2 मिनट बाद गाड़ी चलाई। 1 घंटे के भीतर प्रिया ने 911 को कॉल किया और कहा कि उसका पति बेहोश है और सांस नहीं ले रहा। मैंने अपने बेटे के गुस्से और धोखे से भरे चेहरे की स्थिर छवि को देखा। ये कागज, ये क्या थे आकाश? क्या ये फर्जीवाड़ा था? जुए के कर्ज? मैंने भी यही सोचा, आकाश ने कहा। लेकिन दस्तावेज केवल एक ही था। बैंक के स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये मोटे थे, कम से कम 20-30 पन्ने। ये आधिकारिक लग रहे थे। लेकिन तुमने कुछ पाया? मैंने कहा। यह सवाल नहीं था। हाँ, आकाश ने जवाब दिया। मैं सोचने लगा, अगर आकाश को फर्जीवाड़े और 1.5 लाख के कर्ज के बारे में पता चला तो एक समझदार आदमी क्या करेगा? वह सिर्फ गैस स्टेशन पर चिल्लाएगा नहीं, वह अपनी रक्षा करेगा। प्रिया ने चौंक कर देखा। वह अपने वकील को बुलाएगा। बिल्कुल, आकाश ने कहा। लेकिन उसने तुम्हें नहीं बुलाया प्रिया। तुम ट्रस्ट की प्रबंधक थी, यह व्यक्तिगत था। एक तलाक का वकील, प्रिया ने धीरे से कहा। बिल्कुल सही, आकाश ने कहा। मैंने आकाश के निजी सेल फोन रिकॉर्ड की जांच की। उसने पिछले 2 हफ्तों में एक अनजान नंबर पर 3 कॉल किए। एक निजी कानून कार्यालय, एक प्रसिद्ध पारिवारिक कानून विशेषज्ञ जिसका नाम था मारिया फ्लोर्स। बहुत ही गोपनीय, बहुत महंगा। आकाश, वह अंततः उसे छोड़ने वाला था। मेरे अंदर एक भयानक दुख और राहत का मिश्रण था। ऐसा लगता है, इसहाक, आकाश ने कहा। मैं आज सुबह उस कार्यालय गया। मैंने मिस फ्लोर्स को अपने दस्तावेज दिखाए, परिस्थितियों को समझाया। वह संकोच कर रही थी, लेकिन जब मैंने संदिग्ध मौत और 20 करोड़ के ट्रस्ट का जिक्र किया तो वह बहुत सहयोगी हो गई। आकाश ने अपनी बैग से एक पतला कानूनी लिफाफा निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। यह क्या है? प्रिया ने पूछा। उसकी हाथ उस पर रेस्टेड। ये, आकाश ने कहा, वो कागज हैं जो आकाश ने उसे फेंके थे। मेरा हाथ कांप रहा था। प्रिया ने लिफाफा खोला और उसके अंदर का सामान निकाला। हे भगवान, उसने फुसफुसाया। पहला कागज तलाक के लिए दायर याचिका थी जो उसने मरने से 2 दिन पहले दायर की थी। दूसरा एक नया वसीयतनामा था। वकील ने कहा कि आकाश इससे बेहद गर्वित था। उसने इसे 3 दिन पहले साइन किया और गवाह बनाया। वह अपनी संपत्तियों की रक्षा कर रहा था। वह तुम्हारी रक्षा कर रहा था, इसहाक। मैंने कागज को छुआ। यह आकाश का नया वसीयतनामा था। यह सरल था। यह एक पन्ने का था। इसने सभी पिछले वसीयतों को निरस्त कर दिया और इसने कहा, इसहाक कोलमन के व्यक्तिगत संपत्ति, उसके व्यवसाय, उसकी गाड़ी, उसकी बचत और सेरेना कोलमन ट्रस्ट के बाहर की हर चीज उसके पिता इसहाक झेड कोलमन को विरासत में दी जानी थी। प्रिया का नाम कहीं नहीं था। मैंने केंद्रा की ओर देखा और उसने मेरी ओर।
अंतिम भयानक पहेली का टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ गया। प्रिया केवल यह नहीं जानती थी कि वह कर्ज में है, उसे यह भी पता था कि उसे काटा जा रहा है। उसे यह भी पता था कि उसका तलाक होने वाला है। उसे यह भी पता था कि वह विरासत से बेदखल की जा रही है। वह केवल एक घर नहीं खो रही थी, वह सब कुछ खो रही थी। और उस रात उस पेट्रोल पंप पर आकाश ने उसे सबूत दिया था। मैंने महसूस किया, एक भयानक झटका के साथ, कि उसे हत्या का अपना खुद का मकसद दिया गया था। मलाकी केंद्रा के कांच की दीवार वाले कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे सामने बैठा था। उसके हाथ में फाइल पतली थी, लेकिन उसका वजन एक समाधि की तरह भारी लग रहा था। 1,50,000 रुपए, मलाकी ने कहा। उसकी आवाज गहरी थी, जो पॉलिश किए गए टेबल को हिलाने लगी। यह मेरा संजीदा अनुमान है, शायद यह और भी ज्यादा हो। मैंने सिर हिलाया। यह संख्या मुझे चौंका नहीं पाई। यह बस एक पहेली का अंतिम टुकड़ा जैसा था, जिसे मैं कभी नहीं सुलझाना चाहता था। स्लिक विनी रूसो इंतजार करना पसंद नहीं करते, मलाकी ने जारी रखा। उन्हें प्रिया को महीने के अंत तक का समय दिया था। वह आकाश की मौत के 5 दिन बाद का समय था। उसके पास समय और विकल्प दोनों खत्म हो रहे थे। केंद्रा, जो खिड़की के पास शहर को देख रही थी, मुड़ी। उसका चेहरा गंभीर था, यहां तक कि उसने कहा, टेबल की ओर लौटते हुए। वह एक मनीला लिफाफा पकड़े हुए थी। यह उसकी फाइलों से नहीं था, यह बाहर से आया था। मारिया फ्लोरेस, तलाक की वकील, जिसे मलाकी ने पाया, ने मुझे यह सुबह दिया। उसने कहा कि आकाश जब उसके पास आया तो वह परेशान था। वह गुस्से में था, लेकिन वह डरा हुआ भी था। उसने कहा कि उसे लगता है कि प्रिया कुछ भी कर सकती है। मेरे हाथ टेबल पर कस गए। वह सही था, केंद्रा ने धीरे से कहा। श्रीमती फ्लोरेस ने कहा कि आकाश ने दस्तावेजों पर साइन करने के बाद उनसे मूल कागजात रखने के लिए कहा। उसने कहा कि वह प्रिया को उनकी कॉपी देगा। वह चाहता था कि यह व्यक्तिगत रूप से हो। उसने कहा कि उसे देखना होगा कि यह असली है। उसे यह जानने की जरूरत थी कि यह खत्म हो चुका है। केंद्रा ने मेरी ओर देखा। यहां, उसने लिफाफे पर थपथपाते हुए कहा, ये मूल कागजात हैं। ये वही कागजात हैं जो आकाश ने अपनी पत्नी के चेहरे पर फेंके थे, उससे 1 घंटे से भी कम समय पहले, जब उसने 911 को फोन किया। मेरी सांस गले में अटक गई। मैंने देखा कि केंद्रा की पतली स्थिर हाथों ने लिफाफे का ढक्कन खोला और 2 दस्तावेज बाहर निकाले। उसने पहला मेरे पास बढ़ाया। मुझे पढ़ने के चश्मे की जरूरत नहीं थी यह देखने के लिए कि शीर्ष पर बड़े बोल्ड अक्षरों में क्या लिखा था। विवाह के विघटन के लिए याचिका। मैंने अपने अंगूठे से नामों को छुआ। आकाश कोलमन, याचिकाकर्ता; प्रिया कोलमन, प्रतिवादी। मैंने देखा कि यह फुलटन काउंटी कोर्ट में 2 दिन पहले दायर किया गया था, जब वह मरा। उसने यह किया। मैंने फुसफुसाया। एक भयानक दुख की लहर मुझ पर छा गई। वह अंततः उसे छोड़ रहा था। वह बाहर निकल रहा था। वह जाए था। केंद्रा ने कहा कि वह बाहर निकल रहा था। वह अपने आप को और तुम्हें सुरक्षित रख रहा था। उसने दूसरा दस्तावेज मेरे पास बढ़ाया। यह अलग था। यह कोई कोर्ट फाइलिंग नहीं थी। यह सरल था। मैंने शीर्षक पढ़ा, आखिरी इच्छा और वसीयत आकाश कोलमन की। मैंने डेट देखी, उसकी मौत से 3 दिन पहले, साइन की हुई, गवाहों के साथ और मारिया फ्लोरेस के ऑफिस में नोटरीकृत। मेरी आंखों ने पाठ को स्कैन किया। यह छोटा था, सीधा, जैसे मेरा बेटा। मैं आकाश कोलमन हियर बाय रिवोक एनी एंड ऑल फॉर्मर विल्स एंड टेस्टामेंट्स। मैंने अगले पैराग्राफ को पढ़ा। मैं 100% अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, जिसमें मेरा व्यवसाय, आकाश की ऑटो मरम्मत, मेरे नाम पर सभी बैंक खाते, मेरी गाड़ी और सभी व्यक्तिगत सामान मेरे पिता इसहाक कोलमन को देने की इच्छा शक्ति और वसीयत करता हूं। मैंने वह पैराग्राफ बार बार पढ़ा, उस नाम की तलाश में जो वहां नहीं था। प्रिया का नाम गायब था। वह पूरी तरह से और कानूनी रूप से बेदखल हो गई थी। कमरा शांत था। एकमात्र आवाज नीचे 40 मंजिलों पर शहर की दूर की गूंज थी। मैंने तलाक के कागजात को देखा। मैंने नई वसीयत को देखा। मैंने मलाकी के शब्दों के बारे में सोचा। 1,50,000 रुपये।
मैंने जाली दस्तावेज के बारे में सोचा और मैंने उस धुंधले वीडियो के बारे में सोचा जो पेट्रोल पंप पर था। मेरा बेटा, उसका चेहरा गुस्से से काला, उन कागजात को उस महिला पर फेंक रहा था जो उस पर चिल्ला रही थी। वह केवल चिल्ला नहीं रहा था, वह उसे दिखा रहा था। वह उसे अपनी पूरी दुनिया के अंत को दिखा रहा था। मैंने केंद्रा की ओर देखा। ठंडी, कठिन निश्चितता अंततः मेरे दिल में बैठ गई, तेज और भारी जैसे स्टील का एक टुकड़ा। उसे पता था, मैंने कहा। मेरी आवाज अब कांप नहीं रही थी, वह मृत थी। उस रात, मैंने कहा, उस ट्रक में उसे पता था वह केवल एक घर नहीं खो रही थी जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकती थी, वह सब कुछ खो रही थी। मैंने कुर्सी खिसकाई और कांच की दीवार की ओर बढ़ा। मैंने शहर को देखा, सभी चलती गाड़ियों, सभी लोगों को जो अपनी जिंदगी जी रहे थे, ये नहीं जानते हुए कि ऊपर क्या हो रहा था। तलाक का मतलब था कि उसे उसके जीवन में उससे कुछ नहीं मिलेगा। वसीयत का मतलब था कि उसे उसकी मौत में भी उससे कुछ नहीं मिलेगा। कर्ज का मतलब था कि उसके लेनदार उसकी टांगें तोड़ने वाले थे। उसके पास कुछ नहीं था, मैंने फुसफुसाया। उसने उसे सबूत दे दिया था कि उसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा। मैंने उनसे मुंह मोड़ा और उनका सामना किया। दुख अभी भी वहां था, जैसे मेरे दिल में एक गर्म कोयला जल रहा हो, लेकिन अब यह एक ठंडी, सही गुस्से से घिरा हुआ था। कंड्रा हेस खड़ी हुई। उसके चेहरे पर ठंडे क्रोध का मास्क था। सही कहा, इसहाक, उसने कहा। उसकी आवाज नियंत्रित गुस्से से कांप रही थी। यह अब एक जाली हस्ताक्षर के बारे में नहीं है, यह धोखाधड़ी के बारे में नहीं है, यह एक घर के बारे में नहीं है। वह मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखा। यह, उसने कहा, उद्देश्य है, यह पूर्व निर्धारित योजना है, यह हत्या है। प्रिया मेरे घर के लिविंग रूम में थी, मेरी पत्नी के लिविंग रूम में, जब डाकिया आया। वह शायद सेरेना के पुराने फर्नीचर को बेचने की पल गिन रही थी। उसने बड़े कानूनी लिफाफे पर चिढ़ते हुए हस्ताक्षर किए, शायद सोचते हुए कि यह बस उसके ही बेकार वकील से और कागजी कार्रवाई है। उसने इसे अपने लंबे लाल नाखूनों से फाड़ा। उसने दस्तावेज बाहर निकाले। काश मैं उस पल में उसका चेहरा देख पाता। उसने पहली पृष्ठ पढ़ा। यह कंड्रा हेस के कानून फर्म से एक औपचारिक नोटिस था जो उसे सूचित कर रहा था कि धोखाधड़ी के दस्तावेज के संबंध में एक नागरिक जांच चल रही है। उसने शायद उस पुरानी खबर पर हंस दिया। फिर उसने दूसरी पृष्ठ पढ़ी। यह फॉरेंसिक दस्तावेज और परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति थी। इसमें वैज्ञानिक भाषा में यह स्पष्ट किया गया था कि हस्ताक्षर एक जाली था। इसमें हिचकिचाहट के निशान, अनैतिक दबाव और स्पष्ट रूप से ट्रेसिंग के सबूत का उल्लेख था। उसका दिल शायद तब थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने तीसरी पृष्ठ पढ़ी। ये मारिया फ्लोरेस, आकाश के तलाक के वकील से एक शपथ पत्र था। इसमें कहा गया था कि आकाश ने तलाक की कार्यवाही शुरू करने के लिए उसकी सेवाएं ली थीं। प्रिया की सांस शायद उसकी गले में अटक गई। फिर उसने चौथी और अंतिम पृष्ठ पढ़ी। आकाश की नई वसीयत की एक प्रमाणित प्रति। वह वसीयत जो उसे कुछ भी नहीं छोड़ती, बिल्कुल भी नहीं। कागज शायद उसके हाथों से फिसल गए। वह सिर्फ घर नहीं खो रही थी, उसने पहले ही सब कुछ खो दिया था, इससे पहले कि आकाश की मृत्यु होती। सारा मामला, उसका पूरा योजनाबद्ध प्रयास बेकार हो गया था। वह फंस चुकी थी। वह खुद को धोखेबाज मानती थी। मैं उसे फर्श पर चक्कर लगाते देख सकता हूं, पैनिक में। मेरे घर की दीवारें उसके चारों ओर सिमट रही थीं। उसने शायद पुलिस के बारे में सोचा, उन सवालों के बारे में जो उन्होंने पूछे थे, संदेहास्पद परिस्थितियां। उसने शायद अपने कर्ज के बारे में सोचा, 500 नवासे रुपए, चिकने विनी रूसी। महीने का अंत आ रहा था। वह सिर्फ गरीब नहीं होने वाली थी, वह सिर्फ बेघर नहीं होने वाली थी, वह जेल जाने वाली थी। और फिर उसने आकाश के बारे में सोचा, उसकी मौत के बारे में, उस दिल के दौरे के बारे में। उसने एहसास किया कि मैं और कंड्रा सिर्फ घर की जांच नहीं कर रहे थे, हम उसकी जांच कर रहे थे। हम एक हत्यारे की तलाश में थे। वह पूरी तरह से और पूरी तरह से कोने में थी। सभी तथ्य, सभी पैसे, सभी कानून, सब कुछ मेरे पक्ष में था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उसने वही किया जो घिरा हुआ जानवर करता है। उसने काटने का फैसला किया।
वह मुझसे तथ्यों पर लड़ नहीं सकती थी। तथ्य उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल देंगे। वह मुझसे पैसे पर लड़ नहीं सकती थी। उसे अभी पता चला था कि मेरे पास सब कुछ है और उसके पास कुछ नहीं। इसीलिए उसने मुझसे लड़ने का फैसला किया, एकमात्र हथियार से जो उसके पास था, वही हथियार जिसका उसे इस्तेमाल करना आता था। उसने मुझसे सार्वजनिक राय के अदालत में लड़ने की योजना बनाई। यह एक दुखी पिता के न्याय की तलाश करने की कहानी नहीं होगी। ओह नहीं, वह उससे कहीं अधिक बुद्धिमान थी। उसने अपना फोन उठाया। उसके हाथ शायद अब डर से नहीं बल्कि गुस्से से कांप रहे थे। उसने अपने संपर्कों को स्क्रॉल किया चोरों और बुकियों के बीच से, जब तक उसने एक नाम नहीं पाया। डॉनी प्राइस, चैनल पाई समाचार। एक स्थानीय रिपोर्टर जिसे उसने एक पार्टी में एक बार देखा था, एक ऐसा आदमी जो हमेशा एक रसदार सनसनीखेज कहानी की तलाश में रहता था। उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जब उसने उन्हें खोला तो वह अब घबराई हुई धोखेबाज नहीं रही। वह एक दुखी विधवा बन गई थी। उसने आंसू निकाले। उसने कॉल बटन दबाया। डॉनी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज ठीक से टूट रही थी। डॉनी प्राइस, ये प्रिया है, प्रिया कोलमन, आकाश की पत्नी। उसने एक पल रोका, एक सही समय पर आंसू छोड़ते हुए। हाँ, धन्यवाद। ये बस एक बुरे सपने जैसा है। धन्यवाद आपके कार्ड के लिए। एक और ठहराव। डॉनी, मैं बहुत डरी हुई हूं। मुझे नहीं पता था कि और किससे बात करूं। कुछ भयानक हो रहा है। ये मेरे ससुर इसहाक कोलमन के बारे में है। हाँ, वही जो सभी संपत्तियों का मालिक है। वह मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। डॉनी, मैं एक विधवा हूं। मेरे पति को केवल 2 दिन हुए हैं मचा, और वह मुझे सड़क पर फेंकने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि मैंने कागजात जाली किए हैं। वह कह रहा है, भगवान, वह कह रहा है कि मैं एक अपराधी हूं। वह अब सच में रो रही थी, मुझे यकीन है। शुद्ध प्रवृत्ति का आंसू। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस एक दुखी महिला हूं, डॉनी, और वह एक धनी शक्तिशाली करोड़पति है, और वह मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने सभी पैसे, अपने सभी वकीलों का उपयोग कर रहा है, और मेरे पास कोई नहीं है। कृपया, क्या आप बस मेरी कहानी बता सकते हैं? उसने सुना, फिर सिर हिलाया, अपने नकली आंसुओं को पोंछते हुए। हाँ, मैं 1 घंटे में तैयार हो सकती हूं। धन्यवाद डॉनी, आप मेरी जिंदगी बचा रहे हैं। उसने फोन काट दिया। आंसू तुरंत रुक गए। उसका चेहरा, मैं कल्पना करता हूं, एक मुखौटे में बदल गया। बर्फीले, कठोर गणना के बारे में। वह अदालत में जीत नहीं सकती थी, इसलिए उसने मुझे 6 बजे की खबरों में ट्रायल पर लगाने का फैसला किया। चलो देखते हैं हैदराबाद को यह कहानी कैसी लगती है, बूढ़े आदमी। उसने शायद उस सुनसान खामोश घर में फुसफुसाया। चलो देखते हैं कि वे गरीब, शोक संतप्त विधवा के खिलाफ कैसे हो जाते हैं। मैं अपने होटल के कमरे में था जब प्रिया ने मुझे फोन किया। उसने नमस्ते नहीं कहा। उसने बस कहा, चैनल 5 अभी चालू करो। मैंने रिमोट के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। होटल का टीवी 6:15 की खबरों पर आ गया। वहां मेरा घर था, मेरा बरामदा। वह बरामदा जहां मैंने और सेरेना ने हजारों रातें बिताई थीं, दुनिया को गुजरते हुए देखते हुए। और वहां प्रिया थी। वह छोटी, नाजुक लग रही थी। उसने साधारण सफेद ब्लाउज पहना था, बिना मेकअप के। उसके बाल पीछे खींचे हुए थे। वह एक पीड़ित की तरह लग रही थी। वह रिपोर्टर डीकन शर्मा से बात करते हुए आंखें पोंछ रही थी। उसका चेहरा पेशेवर चिंता का एक मुखौटा था। मुझे नहीं पता कि और कहां जाऊं, प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज में टूटन थी। मेरे पति आकाश, वो तो बस कुछ दिनों के लिए गए हैं। वह रो पड़ी। उसकी आवाज में गला फंस गया। कैमरा एक अकेले आंसू पर झूम कर गया जो उसकी गाल पर बह रहा था। रिपोर्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्रीमती कोलमन, आपने कुछ बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्या हो रहा है? प्रिया ने एक हिचकी भरी सांस ली। ये मेरे ससुर इसहाक कोलमन है। उसने मेरा नाम ऐसे कहा जैसे यह कोई श्राप हो। वह मुझे मेरे घर से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टर हैरान था। वो आपको सिर्फ कुछ ही दिनों बाद निकाल रहा है, जब आपने उसके बेटे को दफनाया। हाँ, उसने रोते हुए कहा। आंसू तेजी से आ रहे थे। वह बहुत अमीर आदमी है, एक रियल एस्टेट करोड़पति। वह हैदराबाद का आधा मालिक है, और मैं
मैं तो बस एक विधवा हूं जिसके पास कुछ भी नहीं है, और वह मेरे पति आकाश द्वारा छोड़ी गई एकमात्र चीज ये घर छीनना चाहता है। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं बस स्क्रीन को घूर रहा था। वह शानदार थी। वह एक राक्षस थी, लेकिन वह शानदार थी। उसे मुझसे कभी पसंद नहीं आया। उसने कैमरे में सीधे देखते हुए कहा, हैदराबाद के हर व्यक्ति की आंखों में। उसे कभी यह नहीं लगा कि मैं आकाश के लिए सही हूं। उसने हमारी शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने अगले हिस्से को कहने का साहस जुटाने के लिए रुककर कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसके दुनिया से नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण महिला हूं। मेरे पास उसकी शक्ति नहीं है। मेरे पास उसका धन नहीं है। वहां यह था। उसने यह कर दिया। उसने सचमुच यह कर दिया। और अब जब आकाश चला गया है, उसने रोते हुए कहा, मेरे पास मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वह मुझे उसके बेटे से प्यार करने के लिए सजा दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? एक अकेली दुखी विधवा एक शक्तिशाली अमीर आदमी के खिलाफ क्या कर सकती है? उसके पास वकीलों की टीमें हैं। मेरे पास मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस मेरे पति की यादें, और वह उन्हें भी मुझसे चुराना चाहता है। रिपोर्टर डीकन शर्मा सीधे कैमरे में देखा। उसके चेहरे पर आक्रोश था। एक चौंकाने वाला आरोप। श्रीमती कोलमन, क्या आप कह रही हैं कि आपको सड़क पर फेंका जा रहा है? उन्हें मुझे 30 दिन दिए हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे शब्द कहने के लिए बहुत दर्दनाक हों। 30 दिन? ठीक दफनाने के बाद उन्होंने मुझे जाने को कहा। वह मुझे यहां से निकालना चाहते हैं। कृपया कोई मेरी मदद करें। स्क्रीन वापस स्टूडियो में समाचार एंकर पर आ गई। उसका चेहरा अविश्वास और सहानुभूति का एक मुखौटा था। यह सच में दिल दहला देने वाली कहानी है। हम श्री इसहाक कोलमन के प्रतिनिधियों से टिप्पणी के लिए संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। प्रिया का फोन मेरे हाथ में बज कर रहा था। मैंने अपना फोन दीवार पर फेंक दिया था। उसके ऑफिस का नंबर, उसका सेल फोन, मेरा होटल फोन, सभी बज रहे थे। मेरे सिर पर एक तूफान टूट पड़ा था। प्रिया ने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। उसके ऑफिस में चुप्पी भयानक थी। उसने डेस्क पर अपने बजिंग सेल फोन की तरफ देखा। स्क्रीन जल रही थी। यह एक स्थानीय समाचार ब्लॉग था। शीर्षक पढ़ा, शोक संतप्त विधवा बनाम हैदराबाद का करोड़पति। उसने एक और देखा, गुलाबी बगिया का जमींदार सफेद बहू को निकालने की कोशिश कर रहा है। उसने यह कर दिया, मैंने कहा। मेरी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। वह मेरे घर के सामने मेरे बरामदे पर खड़ी है। वह घर जिसे मैंने और सेरेना ने अपनी मेहनत से बनाया, और वह दुनिया को बता रही है कि मैं राक्षस हूं। मैं खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ा, शहर को देखते हुए। मेरा शहर, जो उसने किया, उसके बाद उसे मेरी त्वचा के रंग का इस्तेमाल करने की हिम्मत है। मैंने खिड़की से मुड़कर देखा। मेरे हाथ इतनी मजबूती से मुड़े हुए थे कि मेरे नॉकल्स सफेद हो गए थे। वह उन्हें बता रही है कि मैं एक शक्तिशाली अमीर आदमी हूं जो हैदराबाद की गरीब छोटी सफेद महिला को दबा रहा हूं। वह जानती है कि वह क्या कर रही है। हां, वह जानती है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज शांत थी। फोन पर जाओ, मैंने आदेश दिया। स्टेशन को कॉल करो। हर स्टेशन को कॉल करो। हम उन्हें सच बताएंगे। हम उन्हें वसीयत, तलाक के कागज, 150 सोजना डॉलर का जुए का कर्ज दिखाएंगे। हम उसे नष्ट कर देंगे। प्रिया ने एक स्थिर हाथ उठाया। नहीं। यह शब्द मुझे बर्फ की तरह ठंडा कर गया। नहीं अम्मा, आप क्या कह रही हैं? वह मेरे नाम को बदनाम कर रही है। वह मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रही है। वह मुझे एक जातिवादी राक्षस के रूप में चित्रित कर रही है। जाए, मेरी बात सुनो, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज ने मेरे गुस्से को काट दिया। यह वही है जो वह चाहती है। वह कोने में है। उसके पास कोई तथ्य नहीं है। उसके पास कोई मामला नहीं है। न्यायालय में जीत नहीं सकते, इसीलिए वह सार्वजनिक राय में जीतने की कोशिश कर रही है। उसे मीडिया का विवाद चाहिए। प्रिया ने जारी रखा। उसे पता है कि अगर हम इस कीचड़ में कूदते हैं तो हम बस गंदे हो जाएंगे। हम उस गरीब शोकाकुल विधवा पर हमला करते हुए दिखेंगे, जो वह बनकर दिखा रही है। हम उसके तर्क को सही साबित कर देंगे। इसीलिए हमने उसे ऐसा करने दिया, मैंने गरजते हुए कहा। हमने उसे यह सब करने दिया। हमने उसे बोलने दिया, प्रिया ने कहा।
उसके चेहरे पर एक ठंडी कठोर मुस्कान बन रही थी। हमने उसे हर शो में जाने दिया जहां वो चाहती थी। हमने उसे हैदराबाद में अपने नकली आंसू बहाने दिए। हमने उसे झूठ बोलने दिया बार बार। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि वह सिर्फ झूठ नहीं बोल रही जेड, वह गवाही देने से पहले ही झूठी गवाही दे रही है। जो भी शब्द वह टीवी पर बोलती है वो एक और झूठ है जिसे हम तथ्यों से खंडित कर सकते हैं। वह हमारे लिए केस बना रही है। वह अपनी ही जबान से फंस रही है। उसने अपना फोन उठाया। मलाकी अभी भी काम कर रहा है। वह अब जुए के कर्जों की तलाश नहीं कर रहा है। वह शव परीक्षण कार्यालय से बात कर रहा है। वह 911 कॉल खींच रहा है। वह पैसे के रास्ते को खोज रहा है। प्रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सेरेना की तरह तीखी थीं। ब्रेंडा सोचती है कि वह 6 बजे की खबरों पर शतरंज खेल रही है, जबकि हम एक संघीय अदालत में शतरंज खेल रहे हैं। तो उसे बोलने दो। उसे तुम्हारे खिलाफ अपमान करने दो। उसे पूरे शहर में रोने दो। वह मेरे पास आई और खिड़की के पास कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। हम टीवी पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे झेड़। हम अदालत में जाली दस्तावेज, तलाक के कागजात, नए वसीयतनामा, जुए के कर्जों के साथ प्रतिक्रिया देंगे। और उसने मेडिकल परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट के साथ गहरी सांस ली। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम न केवल तुम्हारा अच्छा नाम वापस लेंगे, बल्कि हम उसकी आजादी भी छीन लेंगे। मैंने नीचे झिलमिलाते शहर के प्रकाशों को देखा। मेरे सीने में गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया और फिर से बर्फ के एक ठोस टुकड़े में बदल गया। वह सही थी। उसे बोलने दो। फुलटन काउंटी कोर्ट हाउस एक ठंडी जगह है। यह टीवी पर जैसा नहीं है। संगमरमर की फर्श घिसी हुई है और हवा में बासी कॉफी और फर्श के पॉलिश की गंध है। मैं प्रिया के साथ एक कठोर लकड़ी की बेंच पर बैठा था, अपने रविवार के कपड़े पहने हुए, वही जिसमें मैंने सेरेना को दफनाया था, वही जिसमें मैंने काकी आकाश को दफनाया था। कमरे के दूसरी ओर ब्रेंडा बैठी थी। वह फिर से अपनी विधवा की वेशभूषा में थी। एक साधारण काली ड्रेस, एक नाजुक घूंघट उसके चेहरे को ढक रहा था। उसने एक टिश्यू पकड़ा हुआ था। वह प्रदर्शन कर रही थी। उसका वकील रॉन सोलोवे जज की बेंच के सामने ऐसे चल रहा था जैसे वह जगह का मालिक हो। वह भी प्रदर्शन कर रहा था। अदालत आधी भरी थी। वह रिपोर्टर डॉनी प्राइस पहली पंक्ति में था। उसकी कलम तैयार थी। ब्रेंडा ने यह सुनिश्चित किया था। आपका मान रॉन सोलोवे, उसने शांत कमरे में गूंजती आवाज में कहा। यह एक त्रासदी है, एक साधारण दिल को तोड़ने वाली त्रासदी, उसने ब्रेंडा की ओर नाटकीय इशारा करते हुए कहा, जिसने एकदम सही चुप सौब का प्रदर्शन किया। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि मेरी मुवक्किल, एक शोकाकुल निर्धन विधवा, परेशान हो रही है। उसने मेरी ओर इशारा किया। इस व्यक्ति द्वारा, इसहाक कोलमन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमने हाल ही में खोजा है कि वह कोई साधारण बढ़ई नहीं है, बल्कि एक धनी रियल एस्टेट ब्रोन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें काफी छिपी हुई शक्ति है। उसने उन शब्दों को हवा में लटकने दिया। वह पहले से ही अपने पत्ते खोल रहा था। यह एक साधारण लालच का मामला है। आपका मान। श्रीमान कोलमन अपने बेटे की मौत का फायदा उठाकर अपनी बहू का उत्पीड़न कर रहे हैं, और मुझे कहना पड़ेगा, इसके नस्ली अर्थ डिस्टर्बिंग हैं। एक शक्तिशाली धनी काले व्यक्ति ने अपनी वकीलों की टीमों का इस्तेमाल करके एक शोकाकुल कमजोर सफेद महिला को उसके घर से निकालने के लिए धमकाया। मैंने जज को देखा। जज शर्मा, एक उम्रदराज काली महिला, तेज और चतुर, जिनकी आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने दुनिया के हर झूठ को सुन लिया हो। उसने पलक नहीं झपकाई। उसने बस बोरियत से देखा। रॉन सोलोवे ने अपने प्रदर्शन को जारी रखा। मेरी मुवक्किल यहां शिकार है। वह केवल वही घर चाहती हैं जो उनके प्रिय पति ने उन्हें दिया था। यह एक सार्वजनिक लिंचिंग से कम नहीं है, और हम न्याय की मांग करते हैं। वह अपने आप को बहुत संतुष्ट दिखाते हुए बैठ गया। रिपोर्टर तेजी से लिख रहा था। जज शर्मा ने हमारी ओर देखा। उसकी आवाज थकी हुई थी। श्रीमती हिज, आपकी प्रतिक्रिया। प्रिया खड़ी हुई। वह शांति का प्रतीक थी। आपका मान, श्रीमान सोलोवे एक बात में सही हैं। यह एक त्रासदी है, लेकिन वह वही नहीं है जो वह बता रहे हैं। उसने जाली दस्तावेज उठाया।
उन्होंने 412 गुलाबी बगिया एवेन्यू की संपत्ति का स्वामित्व दावा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया है। वह दावा करती हैं कि उनकी मुवक्किल शिकार है। प्रिया ने कागज को वापस रखा। हम यहां उस घर के स्वामित्व पर बहस करने नहीं आए हैं, आपका मान। वास्तव में हम इस पूरे मामले की तत्काल समरी खारिज करने की मांग करते हैं। रोन सोलोवे अपनी कुर्सी से कूद पड़ा। किस आधार पर? हमारे पास एक दस्तावेज है। यह एक वैध कानूनी दस्तावेज है। जज शर्मा ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। बैठिए श्रीमान सोलोवे, आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे। उसने प्रिया की ओर देखा। किस आधार पर मिस हेज? प्रिया की आवाज स्पष्ट और कांच की तरह तेज थी। इस आधार पर कि मुकदमा तुच्छ है। आपका मान, वसीयत, श्रीमान आकाश कोलमन। उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि न तो वह और न ही उनके पिता, मेरी मुवक्किल, उस संपत्ति के मालिक हैं। रोन सोलोवे का मुंह खुला रह गया। क्या संपत्ति? हैदराबाद में गुलाबी बगिया बंगले पर। केंद्र ने कहा, जैसे कि सभी इसहाक कोलमन की संपत्तियां एक सुरक्षित अपरिवर्तनीय ट्रस्ट में रखी गई हैं, जो कि सेरेना कोलमन ट्रस्ट कहलाती है। यह ट्रस्ट 10 साल पहले स्थापित किया गया था। इसहाक कोलमन इसके लाभार्थी हैं। मैं इसका कार्यकारी हूं। आकाश कोलमन वह घर नहीं बेच सकते जो उनके नाम पर नहीं है। प्रिया का वकील पूरी तरह से भ्रमित था। यह संभव नहीं है। हमने एक शीर्षक खोजा। संपत्ति इसहाक कोलमन के नाम पर दर्ज है। केंद्र ने कहा। उसकी आवाज तीखी थी। आपने सिर्फ एक $50 की ऑनलाइन खोज की। आपने फुलटन काउंटी में दायर संपत्ति के ट्रस्ट के हस्तांतरण की जांच नहीं की। यह सब सार्वजनिक रिकॉर्ड है। अगर आपने अपनी उचित परिश्रम की थी तो आप जानते होते कि आपके क्लाइंट का दस्तावेज बेकार है। रॉन सोलोवे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने प्रिया की ओर देखा। उसका चेहरा आतंक का मास्क था। उसे अभी एहसास हुआ कि उसकी क्लाइंट ने उससे झूठ बोला था और उसने न्यायाधीश के सामने खुद को अपमानित किया था। जज आलुस्तिन ने अपनी चश्मे के ऊपर से उसे देखा। क्या यह सच है श्री सोलोवे? क्या आपने ट्रस्ट की फाइलिंग की जांच की? रॉन ने झिझकते हुए कहा, हम अवगत नहीं थे। जज ने अपनी ग्वेल को जोर से मारा। आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तो यह मामला खारिज किया जाता है। हम यहां खत्म हैं। प्रिया ने रॉन को देखा। उसका चेहरा उलझन और क्रोध में विकृत था। इसका क्या मतलब है? अभी क्या हुआ? रॉन अपना ब्रीफकेस पैक कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। इसका मतलब है कि तुम घर हार गई हो। लेकिन केंद्र ने कहा, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। मैं बैठी नहीं हूं। आपके सम्मान, उन्होंने कहा, इससे पहले कि हम खारिज हों, श्री सोलोवे ने मेरे क्लाइंट पर सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न और दुर्भावना का आरोप लगाया। उन्होंने यह टेलीविजन पर किया और उन्होंने इसे फिर से इस अदालत में किया। मेरे क्लाइंट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। सच को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। जज अलोलिग ने कहा, मिस हेज, यह मामला खारिज किया जाता है। मैं समझती हूं आपके सम्मान, केंद्र ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। लेकिन इस धोखाधड़ी के दस्तावेज का कारण अब एक सक्रिय आपराधिक जांच का हिस्सा है। प्रेस यहां है, जनता यहां है। सच को सुना जाना चाहिए। जज ने रिपोर्टर को देखा, फिर मुंह पर, फिर केंद्र की ओर। आपके पास 2 मिनट हैं मिस हेज। इन्हें सही से इस्तेमाल करें। केंद्र ने मुस्कुराया। धन्यवाद, आपके सम्मान। वह थोड़ी मुड़ी, केवल जज की ओर नहीं बल्कि पूरी अदालत की ओर। श्री सोलोवे का कहना है कि उनकी क्लाइंट एक गरीब विधवा हैं। वह आधे सही हैं। वह गरीब हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट की लालच के कारण नहीं। केंद्र ने एक नई फाइल उठाई। वह गरीब हैं क्योंकि उन पर श्री विन्नी रूसो को एक $50,000 का जुआ कर्ज है। प्रिया ने आश्चर्य से सांस ली। रॉन सोलोवे ने आपत्ति जताई, लेकिन जज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वह निराश थी। केंद्र ने आगे कहा, इसीलिए उन्होंने दस्तावेज को जाली बनाया। क्यों? क्योंकि श्री आकाश कोलमन ने अभी अभी उन्हें यह दिया। केंद्र ने दूसरे दस्तावेज को उठाया। तलाक का आवेदन। वह उन्हें छोड़ रहे थे। अदालत में खुसफुसाहट का एक लहर दौड़ गया। रिपोर्टर इतनी तेजी से लिख रहा था कि मुझे लगा कि उसकी कलम जल जाएगी। प्रिया को तलाक दिया जाने वाला था।
बेनकाब किया जाने वाला था और उसके पास केवल उसके कर्ज थे। आकाश को पता था कि वह किससे शादी कर रहा था, इसलिए 3 दिन पहले उसने एक नया वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किया। केंद्र ने तीसरा दस्तावेज उठाया जो स्पष्ट रूप से उसकी पत्नी प्रिया को अयोग्य ठहराता है और उसकी 100% व्यक्तिगत संपत्ति को उसके पिता इसहाक कोलमन को सौंपता है। कमरे में पूरी तरह से सदमा था। प्रिया ने अंततः अपनी आवाज पाई। यह कोई फुसफुसाहट नहीं थी, यह एक कच्ची पशु की चीख थी। झूठा, तुम झूठे हो, उसने मुझसे प्यार किया, वह कभी नहीं। जज आलुस्तिन ने फिर से अपनी गवेल को जोर से मारा। आदेश, आदेश इस अदालत में। श्रीमती कोलमन, खुद को नियंत्रित करें या मैं आपको हटा दूंगी। केंद्र ने इंतजार किया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक प्रिया की चीखें हताश सॉब्स में नहीं बदल गईं। फिर उसकी आवाज गहराई से खामोश हो गई, लेकिन यह कमरे के हर कोने तक पहुंची। वह एक बात में सही है, आपके सम्मान। आकाश यहां हमें बताने के लिए नहीं है, उसने यह सुनिश्चित किया। आपत्ति, रॉन ने अपने पैरों पर खड़े होकर चिल्लाया। बदनामी, मेरी क्लाइंट शिकार है। यह बदनामी नहीं है, केंद्र ने कहा, जब यह एक तथ्य है। आपके सम्मान, इस स्पष्ट वित्तीय प्रवृत्ति के कारण, तलाक, अयोग्यता, कर्ज के कारण हमने राज्य से एक पूर्ण शव परीक्षण की याचिका दायर की। हमने पिछले सप्ताह आकाश कोलमन के शव को फिर से खोदने का आदेश दिया। प्रिया जमी हुई थी, उसकी सौबैस रुकी। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। केंद्र ने अंतिम सबसे मोटी फाइल उठाई। मेरे पास यहां फुलटन काउंटी मेडिकल एग्जामिनर की अंतिम रिपोर्ट है। आकाश कोलमन की मृत्यु दिल के दौरे से नहीं हुई। उसका दिल पूरी तरह से स्वस्थ था। मैंने प्रिया को देखा, उसकी आंखें चौड़ी थीं, वह सांस नहीं ले रही थी। वह मरा, केंद्र ने घोषणा की, व्यापक आंतरिक रक्तस्राव के कारण, जो उसके कॉफी में घातक मात्रा में वारफरिन चूहे के जहर के कारण हुआ, जो कई हफ्तों तक दिया गया। एक धीमी, दर्दनाक, कष्टदायी मृत्यु। केंद्रहेज मेरी रक्षक, मेरी पत्नी की विरासत न्यायाधीश की ओर से मुड़ी। उसने सीधे प्रिया की ओर देखा। उसकी आवाज स्पष्ट और अंतिम थी। तुमने केवल घर नहीं खोया प्रिया, तुमने उसे मारा। प्रिया गिर पड़ी। यह कोई बेहोशी नहीं थी, यह एक पूरा टूटना था। उसके भीतर से एक आवाज निकली, शुद्ध दोष का एक स्वर। रॉन सोलोवे बस वहीं बैठा रहा। उसकी जिंदगी और करियर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। 2 पुलिस अधिकारी जो मेरे दरवाजे पर खड़े थे, अधिकारी तायर और अधिकारी ग्रांट। वे कोर्ट रूम के पीछे चुपचाप खड़े रहे। वे आगे बढ़ने लगे। वे उस रिपोर्टर के पास से गुजरे जो सांसें ले रहा था। वे उस हैरान भीड़ के पास से गुजरे। वे सीधे बचाव की मेज पर पहुंचे जहां प्रिया हिस्टेरिकली रो रही थी, चिल्लाते हुए, नहीं नहीं नहीं, वह झूठ बोल रही है, वे झूठ बोल रही हैं। अधिकारी तायर ने उसके कंधे पर भारी हाथ रखा। प्रिया कोलमन, आप आंद्रे कोलमन के पहले डिग्री हत्या के लिए गिरफ्तार हैं। रिपोर्टर का कैमरा एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी से चमका। प्रिया चिल्लाई जब उन्हें उसे उसके पैरों पर खींचा, उसके हाथों को उसके पीठ के पीछे मोड़ते हुए और हथकड़ियां लगाते हुए। ये वही था, उसने चिल्लाते हुए मुझे इशारा किया। यह बूढ़ा आदमी था, उसने मुझे फंसाया, उसने अपने ही बेटे को मारा। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। उन्होंने उसे कोर्ट रूम से बाहर खींच लिया। उसकी चीखें संगमरमर के हॉलवे में गूंज रही थीं। मैं बस वहीं केंद्रा के पास बैठा रहा। मैंने उसे जाते हुए देखा। मुझे खुशी महसूस नहीं हुई, मुझे राहत महसूस नहीं हुई। मैं बस शांत था। मैंने उस खाली कुर्सी को देखा जहां मेरे बेटे का हत्यारा अब भी हाल ही में था। और आंद्रे के अंतिम संस्कार के बाद पहली बार मैंने अपने सीने में बर्फ को पिघलते हुए महसूस किया। न्याय, सेरेना, मैंने सोचा। मैंने अपने वादे को निभाया, हमारे बेटे के लिए न्याय। मुझे गुलाबी बगिया बंगले में वापस आने में 3 महीने लग गए। 3 महीने कानूनी बयान, कागजात पर हस्ताक्षर करने, प्रिया की अपीलों के अस्वीकृत होने की भद्दी जानकारियों को सुनने में। मीडिया का तमाशा अंततः शांत हो गया था। कैमरे चले गए थे। घर शांत था, बहुत शांत। मैंने केंद्र से वहां मिलने के लिए कहा था।
पुलिस ने हफ्तों पहले टेप हटा दिया था, लेकिन मैं खुद को उस दहलीज पर पार करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। आज आखिरकार मैंने किया। ये पुरानी सुगंध से भरा हुआ था, जैसे कोई जगह अपने दुख में बहुत लंबे समय तक बंद रही हो, लेकिन यह साफ था। केंद्र ने एक सेवा को बुलाया था जिसने सब कुछ फिर से व्यवस्थित किया। वह किचन की मेज पर बैठी थी, जो मैंने बनाई थी, चाय की चुस्की लेते हुए। वह थकी हुई दिख रही थी, लेकिन जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उसने मुस्कुराई। तुम्हें घर में देखना अच्छा है जब, उसने धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया, मेरी गला तंग था। मैं मेज के पास गया। तस्वीरें वहीं थीं, मेरी और सेरेना की शादी के दिन की। आंद्रे 7 साल का, एक टेढ़े पक्षी के घर को दिखाते हुए जो उसने मेरे वर्कशॉप में बनाया था। उसके चेहरे पर वह बड़ा मुस्कान। वह कभी बाहर नहीं निकलेगी, तुम जानते हो, केंद्र ने मेरी पीठ की ओर कहा। राज्य का मामला ठोस था। पहले डिग्री हत्या विशेष परिस्थितियों के साथ वित्तीय लाभ के लिए। उन्हें कभी पैरोल नहीं मिलेगा, वह जेल में ही मरेगी। मैंने आंद्रे की तस्वीर के फ्रेम को छुआ। एक जीवन के लिए एक जीवन, यह हर तरफ बुरा सौदा लगता है। मैंने मुड़कर उसके सामने बैठ गया। किचन वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, सिवाय एक बड़े पेपर के रोल के जो मेज पर फैला हुआ था। ब्लूप्रिंट। केंद्रा ने उन पर नजर डाली, फिर मुझ पर। तो तुम अब क्या करने जा रहे हो जा? मैंने चारों ओर देखकर कहा। यह छोटा सा बंगला ही वह था जिसके लिए प्रिया ने हत्या की। यह लकड़ी और प्लास्टर का यह छोटा सा टुकड़ा। मैंने अपने बेटे की तस्वीर की तरफ देखा। सबसे पागलपन भरा हिस्सा, मैंने कहा। मेरी आवाज कड़वी थी। वह ये सब कुछ कर गई, झूठ, जालसाजी, जहर। उसने ये सब इसके लिए किया। मैंने मेज पर थपथपाया। यह 3 बेडरूम का घर, शायद $300,000 एक अच्छे दिन पर। मैंने केंद्रा को देखा। उसे कोई विचार नहीं था ना? वह 20 मिलियन की वारिस थी और उसने उसे चंद पैसे के लिए मार डाला। वह अज्ञानी थी, केंद्रा ने कहा, और वह लालची थी। ये एक बुरी संयोजन है। इतना सारा पैसा, मैंने कहा, सिर हिलाते हुए। सेरेना और मैंने वर्षों तक काम किया, बचत की, निर्माण किया, निवेश किया, सब कुछ, और प्रिया को वही चीज दिखाई देती थी जो उसके सामने थी। मैं लंबे समय तक चुप रहा। केवल दीवार पर घड़ी की आवाज थी, वही घड़ी जिसने आंद्रे के पूरे बचपन में टिक टिक की। केंद्रा ने मेज पर ब्लूप्रिंट की ओर इशारा किया। तुम व्यस्त रहे हो? मैं सोच रहा था, मैंने कहा। सेरेना क्या चाहती थी? अपने काम की रक्षा करो, उसने मुझसे कहा। मैंने सोचा वह मुझसे पैसा, इमारतें, संपत्तियां बचाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं गलत था। मैं 10 सालों से गलत था। तुम्हारा क्या मतलब है? केंद्रा ने पूछा। मैंने ब्लूप्रिंट को खोला। वे किसी घर के लिए नहीं थे, वे एक बड़े नीच भवन के लिए थे। इसके चौड़े दरवाजे, ऊंची छतें और कार्यशालाओं की कतार थी। वह पैसे का मतलब नहीं थी केंद्रा। वह काम, उसकी कीमत, उसमें गर्व का मतलब था। मैंने किचन की खिड़की से बाहर देखा, अपने छोटे से यार्ड के पार, उस पड़ोस की ओर जहां मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता चुका था, उन बच्चों की ओर जो कोनों पर नजर आ रहे थे, जिनके पास कुछ नहीं करने के लिए था, कोई जगह नहीं थी। बच्चे जो एक समय में ठीक आंद्रे की तरह दिखते थे। केंद्रा, मैंने कहा, उसकी ओर मुड़ते हुए। मेरी आवाज स्थिर थी। अब मैं चाहता हूं कि तुम प्रक्रिया शुरू करो। गैर आवश्यक संपत्तियों का तरलकरण शुरू करो। वाणिज्यिक ब्लॉक बेचो, हैदराबाद के इनमान पार्क और एजवुड पर स्थित अपार्टमेंट्स में। हमारे पास पर्याप्त है। केंद्रा ने अपनी भौहें चिढ़ाई। पर्याप्त किस लिए इसहाक? क्या तुम बहामास जाने का सोच रहे हो? मैंने मुस्कुराया। यह महीनों में महसूस की गई पहली असली मुस्कान थी। मुझे अपने चेहरे पर अजीब लगा। नहीं, मैं यहीं रह रहा हूं। अब समय आ गया है कि सेरेना कोलमन ट्रस्ट का सही उपयोग किया जाए। मैंने नीले प्रिंट्स पर हाथ रखा। मैं इस मोहल्ले में एक सामुदायिक केंद्र बनाने जा रहा हूं। बच्चों के लिए एक जगह, लेकिन सिर्फ बास्केटबॉल खेलने की जगह नहीं। मैं एक कार्यशाला, एक अत्याधुनिक बढ़ईगिरी और मैकेनिक्स की दुकान बनाने जा रहा हूं। हैदराबाद के किसी भी बच्चे के लिए मुफ्त, जो अपने हाथों से कुछ बनाना चाहता है, बजाय इसके कि वह जो उसका नहीं है उसे ले।
केंद्र ने योजनाओं को देखा, फिर मेरी ओर देखा और मैंने देखा कि उसकी पेशेवर मुस्कान पिघल गई। मैंने उस बच्चे को देखा जो मेरे बेटे के साथ इन सड़कों पर दौड़ता था। वह मुस्कुरा रही थी। हम उन्हें योजना पढ़ाना सिखाएंगे, मैंने कहा। मेरी आवाज मजबूत होती जा रही थी। एक नई उद्देश्य मेरे हड्डियों में बसने लगी। कैसे 2 बार मापें और 1 बार काटें। औजारों का सम्मान कैसे करें। जब आपने कुछ असली बनाया शपागुमाज, तब उस गर्व को महसूस करना। तुम इसे क्या नाम दोगी? उसने पूछा। मैंने अलमारी की ओर देखा, अपने बेटे की उस गीप टूथ मुस्कान वाली तस्वीर पर जो उस टेढ़े बर्ड हाउस को पकड़े हुए था। हम इसे आकाश की कार्यशाला कहेंगे। मैंने केंद्रा की ओर देखा। सेरेना और मैंने 40 साल अपने संपत्तियों का निर्माण किया। अब संपत्तियों का निर्माण रोकने का समय है केंद्रा। भविष्य का निर्माण करने का समय है। अगर मैंने इस दुःस्वप्न से एक चीज सीखी है तो वह यह है, कभी भी उस व्यक्ति को कम मत समझो जो चुप है। दुनिया में ऐसे लोग भरपूर हैं जैसे प्रिया, जो आपके मूल्य को आपके जूतों की चमक या आपकी गाड़ी से मापते हैं। वे शोरगुल करने वाले, घमंडी और अंधे होते हैं, लेकिन असली ताकत, असली दौलत चुपचाप बनी रहती है। यह चरित्र, धैर्य और वफादारी पर आधारित होती है। लालच हमेशा हमेशा अपने हाथ को अधिक खेलता है और खुद को नष्ट कर देता है। हालांकि सच बस धैर्यपूर्वक छायाओं में इंतजार करता है, अपने पल के लिए तैयार होता है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अब मुझे आपसे पूछना है, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आपने प्रिया में चेतावनी के संकेत देखे होते? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपको कम आंका है, जिसने केवल सतह को देखा और आपको पहचान नहीं पाया? मुझे अपनी कहानी बताएं और नीचे टिप्पणियों में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आपकी कहानियां मुझे ताकत देती हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी यात्रा को साझा कर सकूं।